हेलो बच्चों, क्लास पे के IAT 45 डेज क्रैश कोर्स में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है सोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन होता क्या है, किस किस टाइप के सोल्यूशंस रहते हैं। हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम राउट्स लॉ पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, फिर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इन दी एंड हम एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ेंगे, जहाँ पे हम वन ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के एंड में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए साथ में और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है, आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो सॉल्यूशन है क्या आपका, इट इज अ होमोजीनियस mixture of two or more than टू कंपोनेंट्स। या तो दो कंपोनेंट होंगे मिनिमम, है ना, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जब आपके दो कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम बाइनरी बोलते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर हम बात करें कर रहे हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर दो हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे बाइनरी बोलते हैं। अगर तीन है तो क्या बोलते हैं, टर्नरी बोलते हैं। अगर चार हैं, अगर चार चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है क्वाटरनरी। क्लियर है। तो नॉर्मली जो हम डिस्कस करने वाले चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में, लेकिन हम आइडिया रखेंगे लाइक टर्नरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है। तो सोल्यूशन के बारे में हमने बोला। होमोजीनियस का मतलब भी क्या होता है, पहले बता चुके हैं ऑलरेडी, सेम कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, अब देखो, जो आपको सोल्यूशन होता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। दो हमने बेसिक टर्म डिफाइन करी है सोल्यूशन के लिए, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, है ना। तो सोल्यूशन को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। जो सोल्यूशन है आपका, ये होता है, एक होता है सोल्यूट पार्ट, एक होता है आपका सॉल्वेंट पार्ट। सॉल्वेंट क्या होता है आपका, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जो आपका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होगा, जो लेसर क्वांटिटी में होगा, और एक और चीज याद रखना, सॉल्वेंट का मतलब ये नहीं होता कि वो लिक्विड रहेगा। लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और सॉल्वेंट हमेशा क्या रहता है, एक ही सब्सटेंस है, ओनली वन। बट सॉल्यूट मे बी वन और मोर देन वन। जैसे सब लोग शरबत पीते हैं, शरबत में क्या होता है, आप क्या लेते हो, वाटर लेते हो, वाटर में क्या ऐड करते हैं, चीनी डालते हैं, स्वादानुसार डालते हैं चीनी। अब देखो, जो पानी है, पानी ज़्यादा है, वहाँ पे ग्लास में पानी ज़्यादा रहता है, ऑब्वियसली बात है। तो पानी क्या हो गया आपका, जो एक्सेस में है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। चीनी जो आपने डाली है, क्योंकि चीनी का अमाउंट कम रहता है, वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। तो अगर मैंने दो चीज़ें मिक्स करी हैं, पानी और चीनी, तो ये कैसा हो गया आपका, बाइनरी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई लोग तो ऐसे मैं हूँ, मेरे को तो नींबू भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं नींबू डालूंगा तो तीन चीज़ें हो गई, पानी, चीनी और नींबू, वो कैसा हो गया, टर्नरी हो गया। अब किसी ने मान लो रूह अफ़ज़ा डाल दिया उसमें, तो कैसा हो जाएगा बेटा, क्वाटरनरी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ध्यान देना कि आपका जो वाटर है वो कांस्टेंट है। वाटर कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या, आपका जो मीडियम है वो क्या है, वाटर है। तो मीडियम वाटर बोलने का मतलब है सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्यूट में भी सॉलिड क्या होगा आपका, एक तो होगा ही, उसके अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चीनी हो गई, चीनी के साथ नमक भी डाल सकते हो, आप नींबू भी डाल सकते हो, आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना, समझ में आया। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। और नॉर्मली जब हम सोल्यूशन चैप्टर में बात करने वाले हैं, अगर कुछ नहीं वो रखा, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, बाइनरी सोल्यूशन, है ना। अगर आप एनसीईआरटी में भी स्टडी करोगे तो हम किसकी बात करते हैं, बाइनरी सोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि उसको स्टडी करना क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सोल्यूट और हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, क्या मिल गया हमें, सोल्यूशन मिल गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की, है ना। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में ऐसे हमें दे रखा है गैसियस सोल्यूशन। तो गैसियस सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
तो गैसियस वर्ड क्या बता रहा है, हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस है। सॉल्वेंट क्या है हमारा, गैस है। ऐसे यहाँ पे लिक्विड क्या है आपका, लिक्विड सोल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। सॉलिड सोल्यूशन में सॉल्वेंट है जो, वो क्या है हमारा, सॉलिड है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कितने केसेस हो रहे हैं, अगर आपने गैस को फिक्स किया, ऐसे सॉल्वेंट फिक्स किया, तो वहाँ पे आप क्या ले सकते हो, 3 केसेस ले सकते हो सॉल्यूट के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे सॉल्वेंट जब आपका लिक्विड होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे आपका जब सॉल्वेंट गैस होगा या आपका सॉलिड होगा तो क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरीके से आपके 9 केसेस बनेंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल रहा है, जैसे गैस और गैस का एग्जांपल ले सकते हो। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, SO2 हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, N2 हो गया, उनका मिक्सचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये मिक्सचर किसका हो गया, गैस और गैस का मिक्सचर। अगर आप लिक्विड और गैस के मिक्सचर की बात कर रहे हो तो क्लोरोफॉर्म हमने क्या किया, मिक्स किया, किससे मिक्स किया, नाइट्रोजन गैस से। अगर आप सॉलिड इन गैस की बात कर रहे हो तो हमने कपूर ले लिया, किसमें ले लिया, नाइट्रोजन गैस में। अगर आप इसकी बात कर रहे हो गैस इन सॉलिड, तो हमें पता है हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजनेशन में क्या लेते हैं, हम पैलेडियम लेते हैं, और पैलेडियम की सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो देखो ये एग्जांपल हो गया आपका पैलेडियम वाला। ऐसे सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल लोगे तो हमें एलॉयज आ जाते हैं, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ऐसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन और भी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। अब जो आपको सोल्यूशन में जो सोल्यूट होता है ना, उसको डिफाइन करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी में चीनी डाली, अब चीनी के लिए मैं लाइक परसेंटेज वेट बाय वेट भी डिफाइन कर सकता हूँ, वेट बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकता हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी डिफाइन कर सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, मुझे डेंसिटी चाहिए होगी। हम मोलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, मोलरिटी डिफाइन कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये सब क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म्स होती है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या करती हैं, सोल्यूट को सोल्यूशन में डिफाइन करती है ना। तो हम बात करने वाले यहाँ पे कुछ एक टर्म्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। पहला सबसे पहली हमारी जो टर्म रहेगी वो रहेगी परसेंटेज वेट अपॉन वेट, या इसको बाय क्या बोल देते हैं, परसेंटेज बाय मास बोल देते हैं। ऐसी हमारी सेकंड टर्म क्या रहेगी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड टर्म जो रहने वाली है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब दोनों वॉल्यूम यहाँ पे तो उसको बाय वॉल्यूम भी बोल देते हैं कभी कभी, परसेंट बाय वॉल्यूम। अब इनके फॉर्मूलेस क्या है, आई होप सभी बच्चों को याद होंगे फॉर्मूले, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं इनके। अब देखो यहाँ पे वेट बाय वेट का मतलब क्या है, आपका जो सोल्यूशन है वो भी किसमें है, ग्राम में, और आपका जो सोल्यूट है ऑब्वियसली बात है वो भी किसमें है, ग्राम में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे समझ भी लेते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन भी हमें आना चाहिए। हमने पहले भी बोला, अगर हमने बोला 25% वेट बाय वेट, अगर मैंने बोल दिया NaOH, तो इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अगर मैं ले रहा हूँ 100 ग्राम सोल्यूशन ले रहा हूँ, अगर मैं क्या ले रहा हूँ 100 ग्राम बेटा सोल्यूशन ले रहा हूँ, तो उसमें 25 ग्राम क्या होने वाला है, NaOH होने वाला है। तो यही होता है इंटरप्रिटेशन। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, डायरेक्टली भी पूछ लेता है कई बार। ऐसे जब हम बात करेंगे परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे सोल्यूशन किसमें होने वाला है, ml में होने वाला है, और सॉल्यूट किसमें होने वाला है, तो आपका ग्राम में होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने पानी लिया, पानी हमने चीनी डाल दी, तो सोल्यूशन का लाइक वॉल्यूम भी लाइक मेजर कर सकते हो डेंसिटी की हेल्प से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर वेट है ना तो ऊपर मास आएगा, नीचे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका आएगा, सोल्यूशन का आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो अगर मैंने सेम डिफाइन किया, अगर मैंने बोला 25% वेट अपॉन वॉल्यूम NaOH, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो नीचे वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब मैं टोटल जो मास मानूंगा, टोटल जो वॉल्यूम मानूंगा, कितना मानूंगा, 100 ml। तो अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, 100 ml सोल्यूशन कंटेन 25 ग्राम NaOH। तो ये इसका क्या है, इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ऐसे कि मैं परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम डिफाइन कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जैसे अगर मैंने बोला 10%, एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल इन वाटर, 10% इथेनॉल इन वाटर, दोनों ही लिक्विड होते हैं, तो इसमें यहां पे बोल सकता हूं परसेंट। अब यहां पे मैंने बोल दिया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली बात है दोनों को किसमें लेना है, ml में लेना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। तो अगर मैं 100 ml अज्यूम कर रहा हूँ, अगर 100 ml हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, तो उसमें से आपका 10 ml क्या है, इथेनॉल है। अब देखो दोनों जो हमने जो क्वांटिटीज ली हैं, जो हमने जो वैल्यूज लिए ml में लिए,
तो अगर इथेनॉल मेरा 10 ml है तो मेरा वाटर कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा 90 ml। ऐसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं 25 ग्राम NaOH है तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस 25 75। अब ऐसा क्यों कर पा रहे हो कि दोनों यूनिट्स किसमें है ग्राम में, कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं पानी कितना है वाटर कितना है, क्या आप बोल पाओगे 100 माइनस 25 75? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप क्या कर रहे हो ml में से ग्राम घटा रहे हो, तो आप घटा नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए डेंसिटी की टर्म चाहिए, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट। यूनिट सेम होनी चाहिए सब्सट्रैक्ट मतलब सब्सट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए। अब हम डिफाइन करते हैं अदर टर्म्स। ऐसे ही आपका एक पीपीवी भी होता है, पीपीवी या पीपीएम। पीपीएम क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन, ऐसी पीपीवी क्या होता है पार्ट्स पर बिलियन। कब यूज करते हैं जब आपका सॉल्यूट क्या होता है ट्रेस अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड्स के लिए हम पीपीवी यूज करते हैं, कभी बार पीपीएम भी यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वहां पे पीपीएम में क्या करते हो सेम फार्मूला है, अगर आप वेट बाय वेट के लिए डिफाइन कर रहे हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर पीपीएम डिफाइन कर रहे हो तो इनटू मिलियन मतलब कितना होता है 10⁻⁶। अगर आप पीपीवी डिफाइन कर रहे हो तो क्या करोगे 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो बहुत क्लियर है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल्स का फ्रैक्शन। तो अगर मैंने एक कंटेनर अज्यूम किया, अब कंटेनर में मान लो 3 है, 3 कंपोनेंट है ए बी और सी। और मान लो ए का मोल्स है Na, बी के मोल्स है Nb और सी के मोल्स है Nc। तो अगर मुझसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो अगर मुझसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो इसका मतलब क्या हुआ ए के मोल अपॉन सॉरी, अगर मुझसे पूछ रहा है ए का मोल फ्रैक्शन तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। तो कई बार क्या होता है डायरेक्टली मोल्स नहीं दे रखे होते, आपको मास दे रखा होता है, या कभी बार एसटीपी पे वॉल्यूम भी दे रखा होता है, तो वहाँ पे 22.4 से डिवाइड कर दोगे लीटर से, आपको मोल्स मिल जाएंगे। अगर मास दे रखा होगा तो मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, मोल्स मिल जाएंगे। एक बार मोल्स मिल गए तो क्या करना है मोल फ्रैक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, समीशन ऑफ मोल फ्रैक्शन मतलब सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इन अ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 होता है। जितने भी कंपोनेंट है उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मोल फ्रैक्शन। इसके अलावा और भी टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल मोलरिटी। मोल फ्रैक्शन को एक्स से नोट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से नोट करते हैं। मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल फार्मूला है। तो अगर मैंने बोला 2 मोलर सॉल्यूशन, अगर मैंने बोला 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो 2 मोलर को ऐसे समझ सकते हो, तो 2 क्या 2 को बोल सकते हो आप 2/1 बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो 4/2 भी बोल सकते हो, या आप 6/3 भी बोल सकते हो। लेकिन 2/1 को क्या करना है ये आपका इजी रहता है बेटा, देखो आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन 2/1 देखो ना आपकी कैलकुलेशन थोड़ी क्या रहेगी इजी रहेगी। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ तो 2 मोल अपॉन 1 लीटर बोल सकता हूँ, तभी तो आएगा 2 मोलर का मतलब क्या हुआ 2 मोल लिए होंगे मैंने 1 लीटर में। तो यहाँ से मैं इंटरप्रेट क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ बेटा 1 लीटर अगर मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ तो 1 लीटर सोल्यूशन कंटेन 2 मोल NaOH। तो मैंने क्या किया ये अज्यूम किया, क्या किया बेटा मैंने ये अज्यूम किया। तो इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम करने से क्या मिल जाती है हमें कुछ वैल्यूज मिल जाती है, इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं प्लेस कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये डायरेक्टली वैल्यूज नहीं देंगे, हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, है ना। हमने मोल कंसेप्ट में ऐसे क्वेश्चन किए थे आपको याद हो तो, मोलरिटी से मोलरिटी, मोलरिटी से मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन से वेट बाय वेट, है ना, उस तरीके के क्वेश्चन। ऐसी टर्म होता है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से नोट करते हैं, फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे वॉल्यूम ना आके क्या आ जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो अगर मैंने बोला 2 मोलल NaOH सोल्यूशन, मैंने क्या बोला 2 मोलल NaOH सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है अगर मैं 1 kg ले रहा हूं, मैंने एक्वा सोल्यूशन बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने एक्वा सोल्यूशन बोलने का मतलब क्या है, मेरा जो सॉल्वेंट है वो क्या है वाटर। तो अगर मैं 1 kg वाटर ले रहा हूं तो वहां पे क्या है, वहां पे 1 kg वाटर के अलावा क्या है वहां पे 2 मोल हैं, किसके बेटा NaOH के मोल हैं, क्योंकि 2 मोल का मतलब क्या हुआ 2/1। तो अगर मैं 1 kg क्या ले रहा हूँ वाटर ले रहा हूँ तो 2 मोल किसके हैं वहां पे NaOH के। तो मुझे क्या मिल गया वाटर का मास मिल गया, मुझे क्या मिल गया NaOH के मोल्स मिल गए, मोल से मास निकाल सकता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे एक और टर्म होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जनरली हम पढ़ते हैं एडॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे एन फैक्टर आता है। एसिड्स के लिए एन फैक्टर आपको पता है, नंबर ऑफ H+ आयंस। बेसिस के लिए एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस। सॉल्ट्स की अगर बात करोगे टोटल पॉजिटिव है टोटल नेगेटिव है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना,
कई बार ऐसे ही पूछता है कौन कौन सी टर्म्स होती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जहां जहां पे वॉल्यूम आता है, जहां जहां पे वॉल्यूम आता है वो सब टर्म्स कैसी हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम कहां पे आ रहा है, देखो यहां पे वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहां पे नहीं आ रहा, वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जहां जहां पे वॉल्यूम का फैक्टर आता है वहां वहां क्या होते हैं, वो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर है। कई बार अगर आप मेडिसिन देखोगे या सैनिटाइजर जो हम यूज करते हैं तो आपको दिखा होगा वहां पे क्या परसेंटेज वेट बाई वेट या परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लिखा होता है। तो उससे होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सिरप लिया, आपके पास मान लो एक सिरप है, आप मान लो उसे ड्रिंक कर रहे हो, खांसी वासी हो रखी है, जैसे हम लोग को हो रखी है, तो कई बार क्या होता है आप नया सिरप भी लेके आते हो, दूसरा खत्म होने वाला होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, पुराने वाले सिरप पर थोड़ा बचा हुआ है ना, स्पेस को बचाने के लिए उसको नई वाली डिब्बी में डाल देते हैं, जिससे कि ज़्यादा बॉटल्स ना आ रहे। अब आप क्यों यहाँ पे, अब आप क्यों कर पा रहे हो उसको इंटरचेंज क्यों कर पा रहे हो, है ना, ये फिल क्यों कर पा रहे हो उसको, क्योंकि आपको पता है उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है बेटा, सेम है। तो कंसंट्रेशन सेम होने का मतलब क्या है, वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस करने का मतलब आप लाइक मिक्स कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर आप दो चीज़ें सेम टाइप की चीज़ें मिला रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या मिलती है, हमें चीज़ों को बनाने में हेल्प मिलती है। अगर आप लार्ज स्केल पे जाओगे तो कई बार हम लाइक कंपाउंड्स को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टैबलेट बनाई अगर आपने, तो वहाँ पे होता है ना कि लाइक अगर मैंने 2 ग्राम टैबलेट बनाई तो कितना mg यहाँ पे कंपाउंड ये होगा, कितना mg कंपाउंड भी होगा, तो उसके लिए परसेंटेज वेट बाई वेट यूज़ करते हैं। वही चीज़ आप लार्ज स्केल पे करोगे तो उसी प्रोपोर्शन में आप क्या लेते हो, अमाउंट लेते हो। तो उससे क्या मिलता है, अगर स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे जा रहे हो तो प्रोपोर्शन सेम रहता है, तो उसको स्टडी करना आसान रहता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या करती हैं, उसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हैं, जो आप अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो बहुत लॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होती है, गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स आर लाइक किसी का निक नेम घर में जो यूज़ करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। बाकी आप लोग को पता है, आगे बढ़ते हैं। इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, मोलरिटी के क्वेश्चन कर ले रहे एक दो। क्वेश्चन है, मुझे दे रखा है 2 मोलर NaOH solution having volume 200 ml and density 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी किसकी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है आपको सोल्यूशन की। तो पूछा क्या है मैंने यहां पे, पहला पार्ट परसेंटेज वेट बाय वेट, सेकंड पार्ट मोलैलिटी। क्लियर है। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप एक बार ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। टेलीग्राम पे इतना आप लोग एक्टिव रहते हो ना, उसी टाइम को बचा के अगर आप स्टडीज पे फोकस करो ना, अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो, मॉक प्रैक्टिस करो, तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यही सब चीज़ें जो आप गलती कर रहे हो ना, एंड टाइम पे आपको लगेगा अब नहीं हो रहा मेरे से, ये मार्क्स नहीं आ रहे, है ना, तो ये बहुत पैनिक होता है। तो अगर आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छे तरीके से, ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कुछ बच्चों का भी मेंस का एग्जाम हुआ भी है लाइक, है ना। तो अच्छे से करो, इफेक्टिव करो, टाइम बहुत कम है ना। और हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं। DPP सीट्स वो सब आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, है ना। मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेके आए हैं। आई होप जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने उस पर प्लेस किए हैं और कंप्लीट सोल्यूशन भी रहने वाला है वहाँ पे। तो ट्राई करो वाला क्वेश्चन, किसी का आंसर आया तो अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देख क्या दे क्या रखा है आपको, 2 मोलर दे रखा है, 2 मोलर दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml। तो यहाँ पे यूज़ क्या करने वाले हैं, मोलरिटी पहले यूज़ करने वाले हैं। तो मोलरिटी क्या होती है आपकी, मोलरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी कितनी दे रखी है, 2 मोलर दे रखी है। मोल्स नहीं पता हमें, मोल्स किसके, NaOH के, तो N सिंबल ले लिया, मोल्स का सिंबल मैंने N मान लिया। वॉल्यूम कितना है लीटर में, 200 ml का मतलब कितना लीटर हो गया, 0.2 लीटर। मतलब मोल्स ऑफ NaOH कितने हो गए, 0.4 मोल बोल सकते हो आप। तो मतलब अगर मैं पूछूं मास कितना हो गया, NaOH का मास कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर मोल्स इनटू मोलर मास कितना होता है 40, तो कम्स आउट टू बी 16 ग्राम। क्लियर। तो मुझे सॉल्यूट का क्या मिल गया बेटा, मास मिल गया। NaOH तो है आपको सॉल्यूट, उसका क्या मिल गया मुझे, मास मिल गया।
अब हम और चीज़ें भी सॉल्व करते हैं। उससे पूछा क्या, वेट अपन वेट, क्या पूछा, वेट अपन वेट, मतलब मुझे सॉल्यूट का तो मास मिल गया, क्या मुझे सोल्यूशन का मास मिला, अभी नहीं मिला, तो वहां पे हमें क्या यूज करना है, डेंसिटी यूज करनी है। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी किसकी दे रखी है, सोल्यूशन की, तो मास अपॉन वॉल्यूम भी किसका लूंगा मैं, सोल्यूशन लूंगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, 1.2, मास हमें निकालना है सोल्यूशन का। क्या वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का, चेक करो, दे रखा है सर, कितना दे रखा है 200 ml, और ml में ही लेना है क्योंकि डेंसिटी किसमें दे रखी है, ग्राम पर ml में। तो यहां से मास ऑफ सोल्यूशन आपका जो आ गया, कितना आ गया 1.2 इंटू 200 कम्स आउट टू बी 240। और ये जो मास ऑफ सोल्यूशन होता है ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहां से मेरा सॉल्वेंट का मास कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, अगर आप सॉल्यूट को प्लेस करोगे, सॉल्यूट को प्लेस करो 16 ग्राम, तो 240 माइनस 16 ये आ गया आई थिंक 224 ग्राम। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। अब हम क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमारा पहला पार्ट क्या था, हमसे तो पहला पार्ट पूछ रहा था, पहला पार्ट पूछ रहा था परसेंटेज, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था परसेंटेज वेट अपॉन वेट। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा था, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला पार्ट देखो, तो देखो वेट ऑफ सोल्यूट, यहां फॉर्मूला क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया आपका, आपका आया 16 ग्राम, कितना आया 16 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया 240, इनटू क्या करोगे 100 करोगे, देखो 0 से 0 गया, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो ये आया 20/3, और ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है आपका 6.66% है ना। तो ये आपका आंसर है। जितने बच्चों का आ गया अच्छी बात है, जिन लोग का नहीं आया समझ लें अच्छे से कि कैसे किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, मोलैलिटी पूछा। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स हमें पहले ही पता लग गया था, कितने मोल है आपके पास, 0.4 मोल है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाल ही लिया, कितना आया 224 ग्राम। तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो कितना आया ये आपका, ये आया 400 डिवाइड बाई 224। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 1.7 ऐसे कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया मोलल में। क्लियर है, समझ में आया कैसे किया। तो हमें मोलरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, उससे हमने क्या निकाल लिए, मोल्स निकाल लिए। मोल से हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, है ना। और हमें देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, और डेंसिटी दे रखी, तो हमें क्या मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया। सोल्यूट का मास पता था तो हमें क्या मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया। जैसे ही सॉल्वेंट का मास मिल गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी हमने पहले भी डिफाइन किया, आयनिक इक्विलिब्रियम। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। ऐसा नहीं किसी में भी डाल दिया, पता लगे डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। सोल्यूशन का मतलब क्या, डिजॉल्व तो होना चाहिए ना। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो, एक बार ठंडा थोड़ा नॉर्मल पानी लेना, एक बार गर्म पानी लेना, दोनों में चीनी डालना और देखना किसमें चीनी जल्दी डिजॉल्व हो रही है। तो आपको दिखेगा गर्म पानी में चीनी जल्दी डिजॉल्व हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वहां पे चीनी के पार्टिकल्स को दूर करने में ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है सॉल्युबिलिटी वहां पे क्या होगी, ज्यादा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। तो जब भी आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हो, ठीक है, समझ में आया, मैक्सिमम अमाउंट की बात कर रहे हो और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हो। और सॉल्युबिलिटी क्या करती है, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स है वो, लाइक टेम्परेचर का फैक्टर हमने डिस्कस किया ही है ना। और कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर आप गैसेस की बात करोगे, गैसेस में क्या होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। तो अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी बेटा डिपेंड करती है आपकी लाइक सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो आपने चीनी ली है, चीनी आप पानी में डिजोल्व कर रहे हो, एक बार इसमें कर रहे हो आप, मान लो आप कर रहे हो इथेनॉल में, तो ऑब्वियसली बात है दोनों में सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, अलग अलग होने वाली है। वाटर में अलग टाइप का इंट्रैक्शन रहेगा,
इथेनॉल में थोड़ा डिफरेंट टाइप का इंट्रैक्शन रहेगा, है ना, तो दोनों में सॉल्युबिलिटी क्या आएगी, अलग आएगी, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है और आपका सॉल्यूट पे तो करती है, क्योंकि सॉल्यूट अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रहेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करती है ना। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है ना, तो ये सब फैक्टर्स हैं आपके। तो ये सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को क्या कर रहे हो, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्या बोलता है, तो पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व करना चाहते हैं और नॉन पोलर में। तो पोलर क्या होना चाहते हैं, पोलर में, और नॉन पोलर में। तो यही है आपका लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर में डिसॉल्व होगा और आपका जो नॉन पोलर है वो किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर। तो सिमिलर टाइप ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, नॉन पोलर मतलब सिमिलर टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस होने चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, शुगर लिया या कार्बोहाइड्रेट ही बोल दिया, ठीक है, या आप सुक्रोज बोल दो, एक सब एक ही, अगर इनको क्या कर रहे हो, वाटर में डिजॉल्व, क्या कर रहे हो, वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस है, यहाँ पे क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। तो यहाँ पे क्या पोलरिटी आती है, चार्जेस आती है ना यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर बात करें नॉन पोलर, फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन लिया और आपने क्या लिया, टॉलिन लिया, बेंजीन लिया और हमने क्या लिया, टॉलिन लिया। तो बेंजीन और टॉलिन में क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल लिया, डीजल लिया, केरोसिन लिया, टर्पीन ऑयल लिया, तो वो सब आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि पानी लिया, पानी में बेंजीन मिला दिया या पानी में पेट्रोल मिला दिया, क्या वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, नहीं। पेट्रोल में क्या होता है, आपका हाइड्रोकार्बन होता है, वहां पे क्या है, वीक इंट्रैक्शन है, वहां पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस हैं, तो अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस, तो वहां पे क्या होगा, वो डिसॉल्व नहीं होंगे, वहां पे क्या बनती है, सेपरेट लेयर बन जाती है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो आपके कंपाउंड्स होते हैं अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप किसी सॉलिड को अगर आप क्या कर रहे हो, किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, किसी सॉलिड को क्या कर रहे हो, आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, तो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, पानी में चीनी डाली, है ना, और चीनी क्या हो गई आपकी, मान लो डिसॉल्व हो गई। ऑब्वियसली बातें होती है, ये चीनी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रहे हो आप, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट ले रहे हो, कम अमाउंट ले रहे हो, तो आसानी से क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। ऐसे एक प्रोसेस और होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में होता है क्या, आपके पास मान लो जो सोल्यूशन बना हुआ है, उस सोल्यूशन से क्या होते हैं, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, और सेपरेट होने लगते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं, एक सॉलिड टाइप का फ्रेमवर्क बनाते हैं। वो फ्रेमवर्क कैसा रहता है, 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क रहता है, और 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क में आपका लैटिस रहता है, तो क्रिस्टलाइन लैटिस रहता है। क्या कैसा रहता है बेटा, क्रिस्टलाइन लैटिस रहता है। जिन बच्चों को पता हो सॉलिड स्टेट के बारे में, वहाँ पे हम लाइक सॉलिड स्टेट में पर्टिकुलरली यही बात करते हैं, मेनली जेई के बच्चे, नीट से हट चुका है। तो वहाँ पे क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, आप 3 डायमेंशनल में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हो, है ना। तो हमने क्या बोला, आपका जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा और क्या बनाएगा, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये क्या होता है, लैटिस बनता है यहाँ पे। और लैटिस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस। कई सारे बच्चों ने देखा होगा ना, लाइक स्कूल्स में ब्लू विट्रोल रहता है, ब्लू विट्रोल, है ना, कई वाले स्कूल में करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ब्लू विट्रोल, देखा होगा आपने। कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, उसको जब वाटर में डालते हो ना, तो वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाता है, वो एब्जॉर्ब करने के बाद रहता सॉलिड ही है, लेकिन वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, CuSO4.5H2O बोलते हो। तो ब्लू विट्रोल टाइप का कंपाउंड होता है ना। ऐसे यहाँ पे देखो, आपको ये जो आरबी टाइप की दिख रही है, और ये आरबी हो गई, ये फनल टाइप का हो गया। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस क्या है, क्रिस्टल्स हैं। अब क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपाउंड लिया, कंपाउंड को सूटेबल अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट में डालते हैं। अब ऐसे सॉल्वेंट में डालते हैं इसमें डिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं कि उसमें डाल दिया इसमें डिजॉल्व भी नहीं हुआ, फिर उसे हीट करते हैं। ये कई बार क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ भी देते हैं,
तो कई बार बन जाता है क्रिस्टल, कई बार नहीं बनता है। तो ये क्रिस्टल वाला जो प्रोसीजर है बहुत ज़्यादा टाइम्स भी लेता है। जब आप लाइक इस फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्रिस्टल का बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि क्रिस्टल आपको मिल गया, क्रिस्टल का मतलब क्या है, आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर मिल गया। आप जो एनालिसिस कर रहे हो कि क्या चेंजेस होने वाले हैं, किस तरीके से कोई कंपाउंड वर्क करेगा, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर से हमें मिलते हैं हेल्प। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है XRD, एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टल का मिलना, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैंने किसी कंपाउंड में, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉल्वेंट में मान लो कोई कंपाउंड डाला, मान लो मैंने पानी में चीनी डाली, मान लो 1 चम्मच चीनी डाली, और मुझे क्या पता लगा कि चीनी डिजॉल्व हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और चीनी डालूं वो भी डिजॉल्व हो जाए, तो उस टाइप के सोल्यूशन को क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडिड। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, आप डालते गए एक लिमिट ऐसी आएगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जितना अमाउंट एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है सॉल्यूट का एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उतना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर उससे ज़्यादा आप डालोगे तो फिर क्या होगा, वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। डालते गए फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, है ना, ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब देखो मैंने बोला, मान लो सॉलिड्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमने बोला सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट मेरा क्या है, सॉलिड है, प्लस मैंने लिया सॉल्वेंट जो मेरा क्या है, लिक्विड है। तो क्या बना मेरा बना सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये तो रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब कैसा होता है, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब एंटर हो रही है हीट, है ना, तो पॉजिटिव साइन होता है, ये आप दे रहे हो ना हीट। साइन कन्वेंशन बताया था थर्मोडायनामिक्स में, कुछ मिल रहा है तो पॉजिटिव, कुछ जा रहा है तो नेगेटिव, है ना। तो एंडोथर्मिक का मतलब आप हीट दे रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ली चैटली प्रिंसिपल लगाओगे, एंडोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अगर ली चैटली प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी। रिएक्शन का मतलब ये जो आपका जो सोल्यूशन है, ये आप बोलते हो रिएक्शन बोल दो एक हिसाब से, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। क्या होने वाली, सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। तो आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन पे भी मैटर करता है सॉल्युबिलिटी, लाइक किस टाइप की, मैंने बोला था टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है ना, और किस टाइप की रिएक्शन है। ऐसे का मैंने बोल दिया, अगर आपकी एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही है, अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, है ना। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी जो आपकी है क्या होने वाली है, सॉल्युबिलिटी कम होने वाली है। सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है आपकी, कम होने वाली है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो एक्सोथर्मिक के लिए अलग तरीके से वेरी करेगा, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सो के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है किस तरीके का सोल्यूशन बन रहा है ना। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आप देखो प्रेशर के मामले में जब आते हैं तो आपके जो लिक्विड्स होते हैं और आपके क्या होते हैं जो सॉलिड्स होते हैं, मेनली क्योंकि आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, तो सॉलिड पे प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ता है क्या, नहीं ना। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, पानी में चीनी या नमक डाल दिया, अब आप बोल रहे हो कि हाँ प्रेशर बढ़ाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, चीनी जल्दी घुल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि चीनी में, पानी में क्या हो गया, चीनी डिजॉल्व हो गई। चीनी तो ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही अटकी रहेगी, अब डिजॉल्व हो गई तो उसको कंप्रेस तो करनी। लिक्विड्स और सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो इफेक्ट आने वाला है बेटा। क्या आने वाला है, नो इफेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट का भी कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहो। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की तो लिक्विड में पढ़ लिया, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गैसेस की लिक्विड में बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए कंटेनर है, अब कंटेनर पे क्या कर दिया, इन्होंने बॉक्स रख दिया, आप ना भी रखो तो भी चलेगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, या आप मैंने बोल दिया मान लीजिए सॉल्वेंट है। स्टार्टिंग में क्या था, ये सॉल्वेंट था, यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, सॉल्यूट क्या है आपका, गैस है, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है।
अब होगा क्या बेटा, जो आपके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स हैं, जब आपने बॉक्स रखा तो वहां पे क्या पड़ेगा, कुछ प्रेशर पड़ेगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, सॉल्वेंट में जाएंगे, है ना, जाते रहेंगे। और फिर क्या होगा, जैसे यदि सॉल्वेंट में जाएंगे तो कुछ पार्टिकल क्या होंगे सॉल्वेंट के, गैस में भी आएंगे, गैस में आएंगे ना, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे सर। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होने का मतलब क्या है, जितने पार्टिकल सोल्यूशन से गैस में जा रहे हैं उतने ही पार्टिकल गैस से कहाँ जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसे यहाँ पे अगर आपने क्या किया, नंबर ऑफ वेट्स बढ़ा दिए, नंबर वेट बढ़ाने का मतलब क्या है, इन दी एंड इनडायरेक्टली बोल रहा है कि आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, गैस के पार्टिकल पास आएंगे, तो किसकी तरफ जाएंगे, वो सॉल्वेंट की तरफ जाएंगे, आपका जो सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएंगे, और उसकी तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो आपका सोल्यूशन है उसमें क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे उसमें, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब एब्जॉर्ब होंगे तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, पहले तो सोल्यूशन में जाएंगे, फिर सोल्यूशन से कुछ पार्टिकल कहाँ जाएंगे, गैस में जाएंगे। अब देखो पार्टिकल्स आपके, देखो ऑलरेडी पहले डायनेमिक इक्विलिब्रियम था, नंबर ऑफ पार्टिकल का एक्सचेंज क्या था, बराबर था, लेकिन आपने जब प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, और भी पार्टिकल कहाँ चले गए, सोल्यूशन में चले गए, फिर से वो एक्सचेंज स्टार्ट होगा। अब क्या आएगा, नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने वाला है, क्या आने वाला है बेटा, नया डायनेमिक इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। आपको पता भी होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो रहती हैं हमारी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या रहता है, जब आप बोतल, कभी आपने ऐसा किया कि लाइक आपने कोको कोला की बोतल ली और आपने खुली छोड़ दी और लाइक 15-20 मिनट आधे घंटे बाद पी रहे हो, कितना खराब टेस्ट आता है। तो खराब टेस्ट क्यों आ रहा है कि उसमें जो गैस थी ना, जब तक बोतल आपकी क्लोज थी तब तक क्या था, गैस उसमें डिजोल्व थी हाई प्रेशर की वजह से। जैसे ही आपने बोतल ओपन करी तो प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, गैस निकल गई, है ना, तो टेस्ट नहीं आता उसमें, है ना। तो वही चीज़ बोलिए, अगर आप प्रेशर, तो ऑब्वियसली बात है गैसेस में क्या होता है, एक तो टेम्परेचर, अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस के केस में सॉल्युबिलिटी जो होती है, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो पार्टिकल भागेंगे तो कहाँ है, सोल्यूशन से दूर जाएंगे। अगर मान लो आपने हीट किया तो ये पार्टिकल जो अंदर है आपके सोल्यूशन में, जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। या ऐसे भी सोच सकते हो, एक गर्म कोल्ड ड्रिंक की, मतलब आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में रखा और एक को आपने क्या रखा, मान लो बाहर रख दिया, है ना, तो क्या फील होगा आपको, सोचो। तो आपको पता लगेगा कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, वहां पे कम हो जाएगी, तो आपको वहां पे भी टेस्ट नहीं आने वाला। तो बोतल आप, मैंने बोला एक ओपन करके देखना, तो वहां पे भी टेस्ट नहीं आएगा, और एक जो नॉर्मल वाटर होगी और जो कोल्ड बॉटल होगी, वहां पे भी आपका बेटा नॉर्मल बॉटल में आपको टेस्ट नहीं आएगा कोल्ड ड्रिंक की। क्यों, रीजन क्या है वहां पर, रीजन है सॉल्युबिलिटी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, जो बॉटल आपकी रूम टेम्परेचर में, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द बॉटल इन द फ्रिज। तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल सोल्यूशन के क्लोज आएंगे तो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गैसेस के इसमें सॉल्युबिलिटी दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हेनरीज लॉ की बात करते हैं। हेनरी लॉ इसी पे बेस्ड है आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स पे बेस्ड है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंटल एक हमें ग्राफ दे रखा है, उसी को पहले स्टडी करते हैं, फिर हम लाइक एक्सप्रेशन लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, समझो, तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, एक सिस्टम है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपको पता ही होगा, ये साइक्लोहेक्सेन होता है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, HCl गैस है। क्या है हमारे पास, HCl गैस। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हो। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, ये गैस के पार्टिकल क्या हुए, गैस के पार्टिकल क्या हुए, यहाँ पे डिजॉल्व हुए। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होंगे, गैस के पार्टिकल डिजॉल्व होते जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी गैस की वो बढ़ेगी, है ना।
ये होना चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में भी दिख भी रहा है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे दिख रहा है आपको। तो मोल फ्रैक्शन है HCl का, HCl का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, तो आपका सोल्यूशन में क्या है, साइक्लोहेक्सेन सोल्यूशन में बढ़ता जा रहा है। इसी बात है, मोल फ्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, होल पॉइंट क्या है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, वही हम बोल रहे थे, प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आप ऐसे बोल सकते हो प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या है आपका, एक काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। सॉल्युबिलिटी क्या है, काइंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है। सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पे या मोल्स पे, है ना। अब देखो, तो यहां से आपको पता लग गया कि लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आता है हमारा, क्या आता है बेटा, KH आता है। KH क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, हेनरीज कांस्टेंट भी बोलते हैं, KH इंटू एक्स। तो P इजकल टू KH इंटू एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन। P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब यहाँ पे जो KH है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, अब देखो समझने वाली चीज क्या है यहाँ पे, अगर मैंने प्रेशर को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, अगर हमने प्रेशर को क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, तो आप क्या बोलोगे सर, KH इंटू एक्स क्या है, कांस्टेंट हो गया। तो अगर KH बढ़ेगा, अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी जो x का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है आपकी, कम होने वाली है। क्लियर है ये। अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, तो अगर आपका KH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है आपकी, कम होने वाली है। तो यहाँ पे देखो आप, तो हमें क्या पता है, तो KH की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पढ़ो आप, N2 की अगर मैं बात करूँ, तो N2 की वैल्यू 293 पे KH की वैल्यू कितनी आ रही है, 76, और T3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 88। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने पे वैल्यू बढ़ी है KH की। क्या ऐसा और भी केसेस में है, चेक करते हैं। O2 के केस में देखो आप, KH की वैल्यू क्या है, 34, और T3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 40। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, KH की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, KH, तो KH की वैल्यू क्या किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब आप बोल सकते हो गैसेस के लिए भी क्या क्या आती है, KH की वैल्यू अलग आती है। क्या आती है, गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग आती है। क्लियर है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली, कम होने वाली है। अगर आप एक्वेटिक स्पीसीज की बात करोगे, तो एक्वेटिक स्पीसीज के लिए बेस्ट टाइम क्या रहता है, वो रहता है विंटर। क्योंकि समर्स के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है। क्योंकि देखो एक्वेटिक स्पीसीज को क्या चाहिए, हमको भी सर्वाइव होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, देखो फूड भी चाहिए, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे एक्वेटिक स्पीसीज को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो वाटर में जो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है कम होती है, और काफ़ी कम होती है, लेकिन एक्वेटिक स्पीसीज के लिए सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट। लेकिन होता क्या है, समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी ऑक्सीजन की, तो उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ना। लेकिन अगर विंटर की बात करोगे, विंटर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो सर्वाइवल उनका क्या होता है, आसान होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो दे लाइक विंटर, इस टाइप से। क्लियर है। एक और चीज़ आप देख सकते हो, तो मीथेन गैस है, इसकी सॉल्युबिलिटी CO2 से ज़्यादा है। देखो अगर कंपेयर करो, अगर आप कंपेयर करो, मीथेन गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, मतलब KH वैल्यू कितनी आ रही है, मीथेन गैस की KH वैल्यू कम है, CO2 की KH वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी KH वैल्यू कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मीथेन की सॉल्युबिलिटी क्या है, CO2 से ज़्यादा है। ऐसे ही हम एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अब एप्लीकेशंस क्या है हेनरीज लॉ की, स्कूबा डाइवर्स जो रहते हैं, अगर आप अंडर वाटर जा रहे हो तो स्कूबा डाइवर्स रहते हैं, है ना, वो एक्सपर्ट्स रहते हैं ना, लोगों को लाइक वाटर के अंदर ले जाते हैं ना। किसी ने की है स्कूबा डाइविंग तो वो लाइक उनको भी पता होगा, लाइक कान में बहुत दर्द होता है ना, कान में, सिर में भी दर्द होगा। तो नीचे जाओगे, अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होता है, तो नॉर्मली अगर हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलिंग कर रहे हो, तो आप क्या आ रही है, आपके माउथ में क्या एयर जा रही है ना। और एयर में क्या रहता है, लाइक नॉर्मली 21% O2 होती है, 78% N2, बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस। तो हमारा जो लाइक लंग है वो क्या करता है, लाइक ऑक्सीजन को क्या करता है, लाइक इनटेक करता है, मेनली ऑक्सीजन को करता है, बाकी गैसेस को तो वो आउटसोर्स कर देता है ना। लेकिन जब आप नीचे जा रहे हो, नीचे जाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ता है, जो आपने एयर ली है, अब ऑब्वियसली बात है
वहाँ पे क्या सिलेंडर लेके जाओगे, है ना। तो अब जो इनहेल कर रहे हो आप, तो आपके O2 भी है, N2 भी। पहले क्या हुआ था, N2 नहीं जा रही थी, लेकिन अब प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से N2 भी क्या हो गई है, ब्लड में डिजोल्व हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, स्कूबा डाइवर जब डीप डाउन जा रहे हैं वाटर में, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब वो वापस आ रहे हैं। प्रॉब्लम कब आ रही है, जब वो वापस आ रहे हैं। अभी तो गैस डिजोल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, N2 गैस मान लो, क्योंकि मेनली N2 गैस रहती है O2 के अलावा, तो है ना। जब वापस आ रहे हैं तो अब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी गैस की, कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो गैस जो है वो बबल की फॉर्म में निकलेगी। किस फॉर्म में निकलेगी, बबल की फॉर्म में। तो वहाँ पे क्या बबल्स फॉर्मेशन होते हैं। अब बबल फॉर्मेशन की वजह से किसी पर्सन की लाइक जान को खतरा भी हो सकता है ना। तो बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। तो मे भी जान भी आ सकती है अगर डायर सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने क्या किया, आपका सिलेंडर रहता है उसमें क्या किया, हीलियम को क्या कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया, डाइल्यूशन किससे कर दिया, हीलियम से कर दिया। अब हीलियम से क्यों किया डाइल्यूशन, ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हीलियम से सर क्यों किया, आर्गन क्यों नहीं किया, या CO2 क्यों नहीं किया। अब इसके पीछे आप देखो यहाँ पे, अब टेबल पे आओ, इसलिए टेबल मैंने डाल रखी है यहाँ पे। टेबल पे आप चेक करो, सबसे जो ज़्यादा है केस की वैल्यू किसकी है, यहाँ पे चेक करो, सबसे ज़्यादा केस की वैल्यू किसकी आ रही है। इसकी केस वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट केस। और हाईएस्ट केस होने का मतलब क्या है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अमॉन्ग ऑल दीज गैसेस सॉल्युबिलिटी क्या है इसकी, मिनिमम। अगर तो आपने किया क्या, हीलियम को क्या कर दिया आपने, डाइल्यूशन कर दिया, किससे, हीलियम से कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है O2 की परसेंटेज बढ़ गई, N2 की परसेंटेज कम हो गई। अब हीलियम क्या होती है, ब्लड में आपकी डिजॉल्व तो होगी नहीं आसानी से, है ना। तो वो प्रॉब्लम है वो आपकी काइंड ऑफ रिजॉल्व हो गई, है ना। अब ऐसे आते हैं कार्बोनेट, तो ये आपका एक वन ऑफ द एग्जांपल है हेनरी लॉ का। अब आते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे। तो हमने बोला, आपको कई बार बोला कि कार्बोनेटेड ड्रिंक एक बार आप नॉर्मली लाइक खोलो, और एक बार आप मान लो एक बार क्लोज बॉटल है, एक ओपन बॉटल है, तो क्या होगा, टेस्ट किसमें आएगा, आपको टेस्ट आएगा लाइक क्लोज बॉटल में, है ना। ओपन बॉटल में क्यों नहीं आएगा, कि ओपन बॉटल में जैसे ही आपने बॉटल ओपन करी तो उसमें क्या होता है, कार्बोनेटेड, आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में रहता है, कोल्ड ड्रिंक ले लो आप, है ना। तो वहाँ पे गैस रहती है। अब वो जो बॉटल रहती है वो हाई प्रेशर में लाइक पैक्ड रहती है ना। अगर आप कई बार खोलते हो तो आपको आवाज़ भी आती है, क्योंकि गैस निकलती है वहाँ पे, ठीक है। अब जो बॉटल जो आपकी होगी वो हाई प्रेशर में पैक्ड रहती है, उसकी वजह से तो प्रेशर हाई होता है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वो गैस क्या होती है, आपका जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, उसमें डिजॉल्व रहती है। लेकिन जैसे ही आपने बॉटल ओपन करी तो क्या होता है, प्रेशर कम होता है सडनली। प्रेशर जैसे ही कम होता है सॉल्युबिलिटी कम होती है, गैस बाहर निकल जाती है, तो आपका टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। क्लियर। तो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक का हो गया। जब ओपन करोगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो होने वाली है कम होने वाली है, उसकी वजह से टेस्ट जो हो जाएगा ख़राब हो जाएगा ना, पुअर हो जाएगा। ऐसे जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कई आपने सुना होगा लाइक जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं या लाइक तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार लाइक ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग, अच्छे लोग को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से आप समझो तो सॉल्युबिलिटी है। अगर आप जो एयर इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीजन जो हो रही थी, जो एब्जॉर्ब हो रही थी, उसका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन ही नहीं हमारे एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिजीनेस आती है। अब ऐसा नहीं कि एनर्जी की वजह से आ रही है, एनर्जी की वजह से भी रहता है, फूड की वजह से भी रहता है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से भी क्या आती है, डिजीनेस आती है। तो वो कभी कर क्या होता है, हार्मफुल हो जाता है, जाने भी चली जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना एक बार अच्छे तरीके से। अब आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। हम किसकी बात करने वाले हैं, लिक्विड सोल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो पहले हम डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या डिफाइन करेंगे पहले हम कि वेपर प्रेशर होता है क्या है। तो आप समझो यहाँ पे क्या होता है वेपर प्रेशर। मान लो कंटेनर लिया मैंने, मान लो मैंने क्या लिया, ये कंटेनर लिया, मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये तुम्हारा क्या मान लो प्योर क्या है, कोई प्योर लिक्विड है। और कैसा लिक्विड है, मान लो तुम्हारा ये वोलेटाइल लिक्विड है ना। वोलेटाइल का मतलब तो वेपर में कन्वर्ट हो जाए,
आसानी से। अब हो गया आपका जो लिक्विड है उसके अंदर क्या है, आपके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो वो उनके पास क्या होगी, कुछ एनर्जी होगी, है ना। ऐसा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है और एक यहाँ पे पार्टिकल है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, ये वाला पार्टिकल है इसको चारों तरफ से क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे कैसा है ये बेटा, स्टेबल है। ये कैसा है, दिस इज स्टेबल। ऐसे ही वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है। तो इधर फोर्स नहीं लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। तो ये कैसा है आपका, दिस इज अनस्टेबल। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो हो सकता है कुछ एनर्जी मिलेगी और ये बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा तो दीवार से टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, है ना। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट रहेगी। तो हम बोलने का चाह रहे हैं, तो अगर आपका कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, केवल लिक्विड ही है स्टार्टिंग में, तो विद टाइम क्या होगा, पार्टिकल को कुछ एनर्जी मिलेगी और वो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है वो कहाँ जाएंगे बेटा, आपकी वेपर फेज में जाएंगे। तो कहने का मतलब है लिक्विड जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ पार्टिकल कहाँ जाएंगे, आपके वेपर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वेपर में जाएंगे और जाते रहेंगे। स्टार्टिंग में वेपर कम होगी या थी नहीं स्टार्टिंग में, जैसे जैसे लिक्विड इवेपोरेट होगा वैसे वैसे वेपर बनता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा तो वेपर के सफिशिएंट मॉलिक्यूल हो जाएंगे, वो कोलाइड करेंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे। तो क्या होगा फिर, वेपर से क्या बनने लगेगा, लिक्विड भी बनने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जितने पार्टिकल आपके लिक्विड से वेपर जा रहे हैं उतनी पार्टिकल वेपर से लिक्विड आ रहे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम। कैसा बोल देते हैं, सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। कहने का मतलब जितने पार्टिकल लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उतनी पार्टिकल गैस से लिक्विड में आ रहे हैं। और इस टाइम पे जो प्रेशर होता है, गैस का, है ना, ये लिक्विड का जो प्रेशर रहेगा, उस लिक्विड का जो प्रेशर रहेगा उसी को क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को क्या बोल देते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं। समझ में आया, किसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। किसी प्योर सॉल्वेंट को, वोलेटाइल सॉल्वेंट को आपने किसी कंटेनर में क्लोज किया तो उसके क्या बनेंगे, कुछ वेपर्स बनेंगे और विद टाइम वेपर बढ़ेंगे तो वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा। और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम ड्यूरेशन जितने पार्टिकल वेपर में जा रहे होंगे उतनी पार्टिकल वेपर से लिक्विड में आ रहे होंगे और ये पार्टिकल्स का जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, बराबर, रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और अब जो सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम है, सैचुरेटेड इक्विलिब्रियम पे जो आपका प्रेशर होगा, है ना, जो आपका प्रेशर होगा उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, है ना, इट इज कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, चेंज होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कितना भी सॉल्वेंट लो, सब हर केस में वेपर प्रेशर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अलग अलग सॉल्वेंट होंगे तो उनका वेपर प्रेशर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्लियर है। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन की हम बात करने वाले थे, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाइक राउट्स लॉ की बात, मेनली किसके बारे में बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं राउट्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। आप समझे यहाँ पे। तो मान लो मैंने बोला मेरा प्योर कंपोनेंट था, मान लो मैंने ए बोल दिया, तो इसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा होगा वो क्या होगा, पी ए नॉट होगा। उसी को बोल रहे हैं वेपर प्रेशर क्या है आपका, दिस इज पी ए नॉट, जो वैल्यू आएगी। और दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू जो किसी प्योर सॉल्वेंट के लिए मिल सकती है आपको वेपर प्रेशर की। अब हो क्या रहा है, अभी वहाँ पे तो मैंने एक लिया था, अब मैं क्या लूँगा बेटा यहाँ पे, अब मैंने क्लोज कंटेनर लिया, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, दो सॉल्वेंट ले लिए, दो वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लिए, ए मान लिया, को क्या मान लिया, बी मान लिया। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर में जो पार्टिकल जा रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, सरफेस वाले जा रहे हैं, है ना। तो पी ए नॉट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, लाइक मेनली सरफेस फिनोमिना, है ना। अब यहाँ पे समझो ए और बी के अगर मैंने पार्टिकल्स लिए तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, ए की वजह से भी बनेगा, बी की वजह से भी। तो यहाँ पे क्या होंगे, ए के पार्टिकल्स भी होंगे और बी के पार्टिकल्स भी होंगे। तो अगर मैं पूछूं टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, पी ए की वजह से भी होगा और पी बी की वजह से भी होगा। क्या वो पी ए नॉट के बराबर होगा, क्या वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा, क्या वो पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर प्योर लिक्विड होता तो पी ए नॉट के बराबर होता, अगर प्योर लिक्विड ए का होता तो पी ए नॉट के बराबर होता, प्योर लिक्विड बी का होता तो पी बी नॉट के बराबर होता। लेकिन आपने क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने पे क्या हो रहा है, पहले मान लो इस सरफेस पे केवल ए के मॉलिक्यूल, तो अब यहाँ पे क्या दोनों के मॉलिक्यूल, ए के भी मॉलिक्यूल है, बी के मॉलिक्यूल है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल इवोपरेट हो जाएंगे, तो कुछ मॉलिक्यूल ए के इवोपरेट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के इवोपरेट होंगे। क्लियर है।
तो पूरा वेपर प्रेशर जो आएगा वो ए का आएगा और बी का आएगा, लेकिन आपकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो अब ऑब्वियसली बात है, आपको जो पार्शियल प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड, नंबर ऑफ पार्टिकल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइक मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा आपका। वेपर प्रेशर जो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, है ना। तो आप बोल सकते हो आपका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, हम करेंगे मतलब जितने ज़्यादा ए के पार्टिकल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या मोल्स होंगे, उतने ज़्यादा क्या आएगा, उसका वेपर प्रेशर आएगा। तो इसको जब हटाओगे, देखो एक्स को जब मैंने 1 मान लिया, जब मैंने इसको 1 मान लिया तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, पी ए नॉट, प्योर वाली बन जाएगी। तो पी ए इक्वल टू क्या बन गया, पी ए नॉट इंटू एक्स। ऐसी पी बी क्या बन गया आपका, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पी टोटल क्या बन गया आपका, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन सोल्यूशन, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इस तरीके से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। क्लियर है ये, तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया। इस ग्राफ को ट्राई करो, उस इक्वेशन से मैंने बताइए, ग्राफ को ट्राई करो एक बार और इन पॉइंट्स को पढ़ो। अब देखो इस ग्राफ पे आते हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इन्होंने 2 कंपोनेंट मान रखे, एक 1 मान रखा है, एक 2 मान रखा है। तो मैंने क्या मान लिया, एक कंपोनेंट 1 है और एक कंपोनेंट इन्होंने क्या मान रखा, 2 मान रखा। तो ये आपके क्या है, 2 कंपोनेंट है। अब इन्होंने माना क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो सेकंड वाले कंपोनेंट का ज़्यादा है वेपर प्रेशर फर्स्ट वाले कंपोनेंट से। अब ये कैसे पता लगा, देखो यहाँ पे जब प्योर ए है उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट आ रहा है, पी वन नॉट आ रहा है, और जब आपका प्योर 2 है, क्योंकि x2 है ना, तो प्रेशर कितना आ रहा है, वेपर प्रेशर P2 नॉट आ रहा है। तो अभी इसी बात किसकी वैल्यू ज़्यादा है, P2 नॉट की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला मोर वोलेटाइल है तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा। तो आप बोल सकते हो इट इज सेकंड वाला इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होगा, वोलेटाइल है ना, ज़्यादा वेपर बनेगा। क्लियर है ये, तो ये क्लियर हो गया। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो अगर आप क्या करोगे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट में क्या दिख रहा है आपको, x1 क्या है 1 है और x2 क्या है 0। तो इसको जब 0 करोगे, इसको जब क्या करोगे 0 करोगे और xa को क्या करोगे जब 1 करोगे, तो टोटल प्रेशर कितना मिलेगा, पी ए नॉट मिलेगा, मिल गया पी ए नॉट। ऐसे ही जब क्या करोगे, xa को 0 करोगे, इसको 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा, पी बी नॉट मिल जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए, 11 पॉइंट मिल गया, 11 पॉइंट मिल गया। अब हमें क्या पता है कि ये क्या है, देखो ये है टोटल प्रेशर वर्सेस x क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो ये y है आपका, ये क्या है बेटा, x है। तो y इक्वल टू mx क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वाली, तो उसको मैं अलग कलर से मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो रेड वाली लाइन है आपकी, ये क्या बता रही है आपको, टोटल प्रेशर बता रही है। मान लो इस पॉइंट पे, मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है ना। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी, ये मुझे मिलेगी P2 की वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, P1 की। तो ये क्या है आपका, ये जो पॉइंट पे यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू, ये मिल रही है सेकंड वाले कंपोनेंट की करस्पॉन्डिंग और ये मिल रही है फर्स्ट वाले कंपोनेंट की करस्पॉन्डिंग। अगर मान ली वैल्यू दे रखी है मुझे 0.2, मान लीजिए दे रखी है 0.1, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा मेरा हो जाएगा 0.3। तो मतलब ग्राफिकल एनालिसिस भी हमें पता होना चाहिए। अब ये ग्राफ हमें बता क्या रहा है, देखो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन, तो ही बताया हुआ है। तो टोटल वेपर प्रेशर है वो एक कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर सकता है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर है कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ऐसे ही आपका कैसे वेरी करता है बेटा, लीनियरली वेरी करता है, वो हमने प्रूव कर दिया, स्ट्रेट लाइन आ रही है आपकी। और डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, है ना। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला मैंने ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा रखे, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है ए का जो प्रेशर होगा, पी ए मतलब ए का प्रेशर मतलब पी ए होगा, वो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। अब राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ क्या बोलता है आपको, हेनरीज लॉ क्या बोल रहा था आपका, जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और हमारा राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा था,
जो पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल कंपोनेंट का, वो क्या होता है PA0, उसका प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन है, यहाँ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है KH और इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, आपने इंटरचेंज क्या कर दिया, KH को किससे रिप्लेस कर दिया, PA0 रिप्लेस कर दिया, यही डिफरेंस है बस। तो ये लिखा भी हुआ है, राउट्स लॉ बिकम्स a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P1। समझ में आया, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। NCERT लाइन दे रखी है, बस हमें पता होना चाहिए कि राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब बात करते हैं आइडियल सोल्यूशन की। अब आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सोल्यूशन जो क्या करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलोज राउट्स लॉ। किसको फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। देखो राउट्स लॉ कहने का मतलब क्या है, आपका जो पी टोटल है वो क्या आ रहा होगा, एक्स से PA0 प्लस XB PP0। कहने का मतलब क्या है, आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, वही वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ रही है। तो आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है, आपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है वही वैल्यू इसके बराबर आ रही है, एक्सपेरिमेंटल के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपका सोल्यूशन कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। ये तो हो गया एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है A और B, तो हम क्या बोल रहे हैं, मान लो A के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, A इंटरेक्शन होगा, B के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, B का इंटरेक्शन होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आइडियल सोल्यूशन है, तो आइडियल सोल्यूशन में जब आप मिक्स करते हो A और B को, तो भी इंटरेक्शन क्या रहेगा, इंटरेक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पे तीनों के बीच इंटरेक्शन होने वाला है, वो क्या रहेगा, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहने वाला है। जो इंटरेक्शन A के बीच होगा वही इंटरेक्शन B के बीच होगा, जो वही इंटरेक्शन क्या रहेगा, जब आप मिक्स करोगे तो सेम ही टाइप ऑफ इंटरेक्शन रहेगा। इसका मतलब क्या है, जब इंटरेक्शन ही सेम रहने वाला है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H मिक्सिंग क्या हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है, डेल्टा H मिक्सिंग, क्योंकि जब इंटरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली बात हीट का एक्सचेंज नहीं होगा और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आने वाला। एक और चीज़ समझो, एंट्रोपी की जब मिक्सिंग की होगी, अब देखो आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, ऑब्वियसली बात है रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना। आपने दो चीज़ों को मिक्स किया, ऑब्वियसली बात है रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। मिक्सिंग की एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो कोई सा भी केस हो, ठीक है। इसके एग्जांपल ले लो, मान लो आपने ले लिया बेंजीन प्लस टॉलिन ले लिया, या आप क्या ले लो, बेंजीन ले लो, नेफ्थलीन ले लो। तो यहाँ पे क्या सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फोर्सेस हैं, सिमिलर फोर्सेस में यहाँ पे इंटरेक्शन क्या रहेगा, सिमिलर इंटरेक्शन रहेगा। क्लियर है ये। तो ये होते हैं आपके आइडियल सोल्यूशन। अब आते हैं, अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, जो आपके राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। कौन से होते हैं, जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, वो क्या होते हैं, आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो प्रेशर आने वाला है, एक तो आपको कैलकुलेटेड है, एक आपका क्या एक्सपेरिमेंटल, तो वहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगे, या तो ज़्यादा आएगा या तो क्या आएगा, कम आएगा। तो इसी के बेसिस पे क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, एक को क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव वर्ड का कहने का मतलब क्या है वो भी समझेंगे। और एक को क्या बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब समझते हैं इसको, एग्जांपल से ही समझते हैं, इससे बेस्ट ये रहेगा, एग्जांपल समझते हैं। अब समझे, यहाँ पे से एग्जांपल दे रखा है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, याद रखना एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल जो बताएं। अब क्लोरोफॉर्म देखो इस तरीके से होता है आपका CH_Cl3, एसीटोन ये रहता है आपका। देखो तो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं ना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों में वीक रहते हैं। जो क्लोरोफॉर्म भी लाइक आसानी से उड़ जाता है, और आपका जो एसीटोन है ना वो भी आसानी से उड़ जाता है ना। वॉलेटाइल, दोनों कंपाउंड कैसे रहते हैं, वॉलेटाइल रहते हैं। लेकिन अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो अभी तक फोर्सेस कैसे थे, वीक फोर्सेस थे। लेकिन जैसे आपने मिक्स किया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बन गया, यहाँ बन गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है आपका
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टिव फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। उसकी वजह से क्या होगा, तो पहले जो फोर्सेस थे वो वीक थे, लेकिन मिक्स करने के बाद क्या हो गया, फोर्सेस बढ़ गए। तो अगर मैं बात करूं वेपर, तो पहले तो देखो पहले वेपर आसानी से बन रहा था, लेकिन अब फोर्स बढ़ गया तो अब क्या होगा, वेपर बनना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही थी आपकी, समझो यहाँ पे, तो अगर मैं राउल्ट्स लॉ से निकालता हूं, अगर मैं राउल्ट्स लॉ से वैल्यू निकालता वो कितनी आती, आप बोलते कि सर वो एक्स से पी ए नॉट और एक्स भी पी वी नॉट, ये वैल्यू आती है आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। और ये जो वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, वो कहाँ से निकाल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल निकाल रहा हूँ। आपको दिख गया क्या है यहाँ पे, इंट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। इंट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू आपकी कम आने वाली है। क्लियर में समझ में आया, ये वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, कम आने वाली है। ये क्लियर है। अब एक चीज और समझो, निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, तो आपको डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। ऐसी डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा आपका, लेस देन जीरो। लेकिन अगर आप एंट्रोपी की बात करोगे तो एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ेगी। आप मिक्स कर रहे हो तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। मान लो आपने एक रेड बॉल ली, मतलब एक बॉक्स में रेड बॉल है, एक बॉक्स में आपकी ब्लू बॉल है, तो कहीं पे भी अगर आप हाथ डाल के उठाओगे तो आपके रेड बॉक्स में रेड बॉल ही मिलेगी, आपको ब्लू बॉक्स में ब्लू मिलेगी। लेकिन आपने जब मिक्स कर दिया, अब ये हो सकता है ना, आपने कोई पिक की, अभी रेड पिक हो गई, कभी क्या ब्लू पिक हो गई, तो रैंडमनेस बढ़ गई ना। तो मिक्सर करने में क्या होगा, रैंडमनेस हमेशा बढ़ती है, तो आपकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो आपका नेगेटिव डेविएशन हो। ठीक है, एग्जांपल पढ़ लेना, यही था आपका नेगेटिव डेविएशन। अब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है आपका, मतलब जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनको जब मिक्स करोगे तो इंट्रैक्टिव फोर्सेस कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एसीटोन ले लिया, इनके बीच लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है नहीं, और कार्बन डाइसल्फाइड के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, लेकिन अब मिक्स करोगे उससे भी वीकर हो जाता है। तो इंट्रैक्शन जब आपको वीकर हो गया, इंट्रैक्शन वीकर होने का मतलब क्या है, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इंट्रैक्शन है वीकर होने का मतलब क्या, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ए भी इंट्रैक्शन है वो वीकर है किससे, ए एंड बी से, तो आसानी से वेपर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, आसानी से वेपर बनेगा, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी तो आपकी बढ़ेगी, हमने बोल रखा है एंट्रोपी मिक्सिंग क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर क्लियर है, नहीं क्लियर है ना, अच्छे से पढ़ो इसको। ऐसे यहाँ पे भी आप बोल सकते हो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बोल सकते हो, तो नया मॉलिक्यूल की भी इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा देन ए एंड बी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तो आपको दिख रहे हैं ना, ये लाइक लाइंस दिख रही हैं आपको। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या, जितना प्रेशर आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया, प्रेशर जो आना चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया। ऐसे नेगेटिव में क्या हो गया, इंट्रैक्शन बढ़ गया, तो जो आना चाहिए था उससे वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कम आ रही है। ऐसे यहाँ पे आप बोल सकते हो जो आपका पी टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, किससे ज़्यादा आ रहा है, एक्स से पी नॉट, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आ रही है कैलकुलेटेड से। क्लियर है, आई होप तो क्लियर हो गया हो। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अजीट्रोप्स की बारे में बात करते हैं। देखो अजीट्रोप कुछ सोल्यूशन हमारे ऐसे रहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वोलेटाइल कंपोनेंट, समझो हमारे पास क्या है, अगर वोलेटाइल कंपोनेंट्स है ना, तो उनको क्या कर सकते हो आप, सेपरेट कर सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, 20-25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम डिफरेंस होगा टेम्परेचर में, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है अजीट्रोप्स में, जो उनका लाइक कैसे बोले, उनका जो कंपोजिशन जो लिक्विड फेज में होता है उससे जो वेपर बनता है, दोनों ही वोलेटाइल हैं, उससे जो वेपर बनता है सेम कंपोजिशन कहाँ पे होता है, वेपर में। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम नहीं बोलते लाइक अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट हैं, एक मोर वोलेटाइल है दूसरा लेस वोलेटाइल है, तो ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, बी का वेपर कम बनेगा, है ना। तो जिसका वेपर ज़्यादा बन रहा है उसको आपने क्या कर दिया, कूल डाउन कर लिया, फिर से ये प्रोसेस रिपीट किया, तो आपको क्या होगा, लाइक एक लिक्विड सेपरेट होता जाएगा, दूसरा वहीं बचता जाएगा इन दी एंड। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके दो कंपोनेंट हैं, दोनों का जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, वो लाइक लिक्विड में भी सेम है और वेपर में भी सेम है। तो आप कितना भी आप लाइक उसको स्टीम डिस्टिलेशन कर लो, है ना, स्टीम क्या बोल रहा हूँ, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लो, तो जो लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन कहाँ पे है, गैस फेज में। तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं आपका एजीट्रोप में, अब एक आता है आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजीट्रोप, एक आता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजीट्रोप।
मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हीट ट्रूप का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होने का मतलब क्या है? वहां पे फोर्सेस कैसे हो गए आपके? वीक हो गए। अब फोर्सेस वीक कब होते हैं? ये होते हैं आपका पॉजिटिव डेविएशन में। कहां पे वीक होते हैं? पॉजिटिव डेविएशन में। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? फोर्सेस कैसे हो गए? स्ट्रांग हो गए हैं मिक्सिंग के बाद। तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसके एग्जांपल देख लो। यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगा आपका? इथेनॉल वाटर। आपको पता ही था पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल क्या आता है? इथेनॉल वाटर का एग्जांपल था। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल क्या था? आपका नाइट्रिक एसिड वाटर का था। तो एग्जांपल तो हम याद रहते हैं, यहाँ पे परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। परसेंट कितना आएगा? इथेनॉल वाटर में इथेनॉल 95%, वाटर कितना हो गया? 5%। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? 68% नाइट्रिक एसिड होगा और 32% क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, परसेंटेज याद रखना ध्यान से। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात क्यों करते पहले हमें समझ में आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में मान लो आपने सुक्रोज डाला तो कुछ चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट में कुछ चेंज आएगा। ऐसे ही आपने मान लो सुक्रोज ही आपने NaCl डाल दिया या आपने कोई आयनिक कंपाउंड डाल दिया Al2SO4 होल थ्राइस, तो वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं, अब दोनों का मान लो मैंने 1 मोल डाला, दोनों का 1 मोल मैंने ग्लूकोज डाला, मान लो 1 मोल मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट डाला, तो हमारे हिसाब से हमें क्या लगता था लाइक कि दोनों का 1 मोल डाला है तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होगा, अगर मैं लाइक अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम मानूँ, दोनों में इंट्रैक्शन सेम मानूँ, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज होगा वो लाइक क्या सिमिलर टाइप का ही चेंज होगा, लेकिन जो आपकी वैल्यूज आई वो वैल्यूज क्या आएंगी? काफ़ी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब क्या है? तो वहीं से आता है आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं? जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो कैसे डिफाइन करोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नॉट ऑन द देयर नेचर, है ना। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको RLVP बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मत बोल देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही लास्ट में हो जाएगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। अब RLVP की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग मतलब पहली बात तो समझना पड़ेगा हमें लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहली बात समझना पड़ेगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब लोअरिंग का मतलब क्या है? देखो प्योर सॉल्वेंट अगर हमारे पास होता तो मैंने आपको बताया था प्योर सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको? एक वेपर प्रेशर मिलेगा प्योर सॉल्वेंट के करस्पॉन्डिंग, PA0 इसको हम बोल रहे हैं, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट का ये क्या है? वेपर प्रेशर है। लेकिन जब आपने क्या कर दिया, कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट कैसा है आपका? सॉल्यूट है आपका नॉन वोलेटाइल। कैसा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो आप डिफरेंस समझो, जब आपके पास ये कंटेनर था, आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो आपके पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल थे? 10 वाटर के मॉलिक्यूल थे। मान लो वाटर सॉल्वेंट है, 10 ही मॉलिक्यूल थे, 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? यहीं से सरफेस, मतलब सरफेस से ही जा रहे हैं, है ना, वेपर में। अब यहाँ पर देखो, जैसे आपने सॉल्यूट डाला तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स की जगह कौन आ गए? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मान लो पहले 10 मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं? मान लो मैंने अब 7 जा रहे हैं, तो नंबर क्या हो गया? कम हो गया। पहले 10 जा रहे थे, अब 7 जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 10 की वजह से कुछ वेपर प्रेशर आता, कुछ प्रेशर आता, वेपर प्रेशर छोड़ो, कुछ प्रेशर आता। अब 7 जा रहे हैं, 7 की वजह से कुछ प्रेशर आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब मॉलिक्यूल्स कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है हमारा? कम होता है ना। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है हमारा? रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, अब समझे यहां पे, मान लो जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है? P0। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर मैं बोलूँ सोल्यूशन तो ऑब्वियसली बात है वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे तो अगर मैं बोलूँ P0 माइनस PS, तो ये क्या है? लोअरिंग हो, क्या हो गई बेटा? लोअरिंग हो गई। क्या हो गई? लोअरिंग। तो PS क्या होगा? ऑब्वियसली बात है PS कम होने वाला है, तो P0 माइनस PS क्या हो गई? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, तो उसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कई बार डायरेक्टली, कई बार हमसे आरएलवीपी नहीं पूछते, क्या पूछ लेते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछ लेते हैं। तो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस, ना कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस है ना। इसके बाद आता है टर्म आता है, हमारा मेन हेडिंग क्या है, आरएलवीपी। तो यहाँ पे आरएलवीपी का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव टर्म जो आप यूज करते हो, रिलेटिव किसके टर्म यूज करते हो, स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में। स्टार्टिंग क्या था आपका, पी नॉट, जब आपने कोई भी सॉल्यूट नहीं डाला था। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, पी नॉट माइनस पी एस, ये तो क्या हुआ लोअरिंग, और ये क्या बना रिलेटिव लोअरिंग। समझ में आया। तो ये क्या है आपका आरएलवीपी है, इसको बोलते हैं लोअरिंग, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये हमें क्या पता लगा, ये जो एक्सप्रेशन है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही हैं। तो किसके बराबर आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर कई बार क्या होता है इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो एक और फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, और कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इजिकल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला भी कई बार अप्लाई करते हैं, लेकिन ये आरएलवीपी नहीं है। इसको अगर आप आरएलवीपी समझ रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे आरएलवीपी कभी भी पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये आरएलवीपी नहीं है। यहां से क्या होता है, सॉल्यूट के मोल्स निकालना थोड़ा आसान होता है, इसलिए कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम डिफाइन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब समझो हो क्या रहा है, मान लो जब आपके पास प्योर कंपोनेंट था, मान लो आपके पास जब कोई प्योर कंपोनेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मान लो प्योर कंपोनेंट का मान लो पीबी नॉट था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, पीबी नॉट। लेकिन जब आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, जब आपने क्या किया, सॉल्यूट मिक्स किया, तो ऑब्वियसली बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। अब ये समझो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा, ये समझने वाली बात है। अब देखो, अभी हमने डिफाइन किया था आरएलवीपी में, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझो यहाँ पे जब आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जब आपने सॉल्यूट क्या किया, ऐड किया सॉल्वेंट में, तो प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से अब देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या था आपका, जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वेपर प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू इंक्रीज, हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। किसके बराबर लेके आना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लेके आना पड़ेगा, तभी तो आएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको बढ़ाओगे कैसे, कैसे बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अभी सी बात है। तो अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर, अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट लेके आना है उसको वेपर प्रेशर मुझे बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे कैसे, टेम्परेचर बढ़ा के। तो अभी सी बात है, तो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, इसको टीबी बोल दे रहे, टीबी नॉट बोल दे रहे, बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, टीबी हो गया, है ना। तो अभी सी बात है, आपका ये टीबी है क्या, इट इज मोर देन टीबी नॉट, है ना। तो चेंज कितने का आया, अगर आप देखोगे चेंज कितने का आया, चेंज हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को बोल देते हैं डेल्टा टीबी, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं डेल्टा टीबी। और ये जो प्रॉपर्टी है डेल्टा टीबी, जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या पाएगा, ये मोललिटी पे किस पे डिपेंड करता है, मोललिटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मोललिटी पे डिपेंड करता है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूट। और जब इसको हटाया गया तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिला, डेल्टा टीबी इजिकल टू के बी इंटू एम। तो उसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एलिप्सकोपिक कांस्टेंट, है ना। किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की अलग वैल्यू होती है, और टेम्परेचर पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। क्लियर है।
अब बात करते हैं सिमिलर, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा डेल्टा टी एफ। अब एक चीज समझना डेल्टा टी एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला कम होने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला कम होने वाला है। तो हमेशा जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो वहां पे हायर वैल्यू क्या थी, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो हायर था, तो हमने क्या लिया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये वैल्यू लेने वाले हैं, इक्वल टू क्या होगा के एफ इंटू एम। ये क्या हो जाएगा मोलर फ्रीजिंग या डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आते हैं लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में होता क्या है, आपके पास क्या एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्या है हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना। और इसमें लाइक पोर्स का साइज ऐसा होता है कि केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो जाते हैं, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तरफ प्योर वाटर भरा हमने, एक तरफ क्या भरा सोल्यूशन भरा। अब क्या पाया गया, जो आपका प्योर वाटर है, मतलब कहने का मतलब है जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। कहाँ जा रहा है मूवमेंट, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। और कौन मूव कर रहा है आपका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, केवल सॉल्वेंट ही मूव कर पाएगा, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, वाटर से सोल्यूशन की तरफ। तो अभी सी बात दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा, और इसी प्रेशर को क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। क्लियर। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अब आपने क्या किया उल्टा प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया, आपने क्या किया सोल्यूशन साइड पे प्रेशर लगाया। अभी तक क्या हो रहा था, वाटर इधर से इधर जा रहा था, अब आपने क्या किया रिवर्स प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। अब रिवर्स प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, सोल्यूशन से वाटर कहाँ जाएगा, सोल्यूशन से वाटर निकलेगा किधर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। अब मूवमेंट क्या कर दिया आपने, रिवर्स कर दिया, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आपने सुना होगा डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, तो वो इसकी क्या एप्लीकेशन है, या आरओ क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है या एप्लीकेशन है। डेफिनेशन क्या बोला, एप्लीकेशन है। प्यूरिफिकेशन वाटर करते हैं ना, जहाँ से हमें NaCl मिलता है, डीसैलिनेशन से मिलता है ना, तो ये सब क्या है एप्लीकेशन है आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो हमने क्या बोला, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किधर जा रहे थे, सोल्यूशन में जा रहे थे, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या पड़ रहा था, कुछ प्रेशर पड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इस प्रेशर को क्या कर दूँ, कैंसिल आउट कर दूँ, क्या कर दूँ, इस प्रेशर को क्या कर दूँ बेटा, मैं कैंसिल आउट कर दूँ, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमने क्या किया, आप कैंसिल आउट कैसे करोगे, प्रेशर इधर लगाओगे इधर लगाओगे, किस साइड लगाओगे प्रेशर, सॉल्वेंट साइड की सोल्यूशन साइड, सोल्यूशन साइड लगाओगे ना, तभी तो ये फ्लो क्या होगा, स्टॉप होगा ना। तो हमने क्या किया, कुछ प्रेशर लगाया कहाँ पे, सोल्यूशन साइड पे कुछ प्रेशर लगाया, जिससे कि जो मूवमेंट था ये क्या हो जाए बेटा आपका कैंसिल हो जाए। और इतना प्रेशर लगाया कि आपका जो फ्लो है सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये प्रेशर कैसा रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर रहता है, ठीक है। और देखो जितनी भी आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, RLBP हो गया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो लार्ज ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या यूज करना चाहते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो हाई टेम्परेचर में यूज कर सकते हो आप। अब आते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। आइसोटोनिक का मतलब देखो यहाँ पे एक और चीज, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना, इसको पाई से नोट करते हैं, और किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। उसको जब रिमूव करते हैं वैल्यू क्या आती है, पाई इक्वल टू CRT। और C क्या है आपकी, C इज मोलरिटी, कंसंट्रेशन है, पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो अगर प्रेशर आप बार में निकाल रहे हो तो आर की वैल्यू बार में लेना, ATM में ले रहे हो तो आर की वैल्यू ATM में लेना। तो आर की वैल्यू डिपेंड करेगी प्रेशर, लाइक आप ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज में ले रहे हो। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेम, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, दो सोल्यूशन है, और मैं बोल रहा हूँ आइसोटोनिक, इसका मतलब क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलो, क्या होगा,
सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में क्या होता है आपका, तो बाहर वाला पोर्शन होता है वो कैसा रहता है? डाइल्यूटेड रहता है। अंदर वाला पोर्शन कैसा रहता है? कंसंट्रेटेड रहता है। तो मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? लो टू हाई, हाई होता है ना, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो उसकी वजह से क्या होता है? सेल क्या करती है? मूव करती है। ऐसे हाइपोटोनिक में क्या होता है? अंदर वाला कैसा रहता है? अंदर वाला कैसा रहता है? कंसंट्रेटेड रहेगा। फिर उल्टा बोल दिया। बाहर वाला कैसा रहेगा? कंसंट्रेटेड रहेगा। अंदर वाला कैसा रहेगा? प्योर सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ जाता है आपका? अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी? सेल श्रिंक होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। अब आते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। जैसे हमने पहले भी बोला था, हम क्या करते हैं? मोलर मास की कैलकुलेशन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, मोलर मास की कैलकुलेशन जो करते हैं हम, तो वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं, वो वैल्यू नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया, तो बेंजीन में एसिटिक एसिड जो है आपका, बेंजीन में क्या बना रहा है? डायमर बना रहा है। क्या बना रहा है? डायमर। और डायमर बना रहा है, इसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमने यहाँ पे हो कह रहा है, यहाँ पे पढ़ो, जैसे बेंजीन है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? डायमराइजेशन हो रहा है। अब इसकी डायमराइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? डायमराइजेशन का मतलब क्या हो गया? एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे है ना। ऐसे डिसोसिएशन भी होता है। तो यहाँ पे देखो आप, द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा टीवी विल बी ट्वाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब देखो हो क्या रहा है, अगर मैं डेल्टा टीवी निकालता हूँ नॉर्मल केस में, डेल्टा टीवी क्या होता है? के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। तो डेल्टा टीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। डेल्टा टीवी आप क्या बोल सकते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? दो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं। दो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो डेल्टा टीवी क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखो डेल्टा टीवी शुड बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, सच अ मोलर मास इज आइदर लोअर और हायर। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? हायर भी हो सकती है और क्या हो सकती है? लोअर भी हो सकती है। इसी को बोलते हैं एब नॉर्मल मोलर मास। तो उसके पीछे जो फैक्टर आता है उसको क्या बोलते हैं? वांट ऑफ फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? वांट ऑफ फैक्टर। उसकी वैल्यू क्या होती है? अगर आप नॉर्मल मोलर मास की कंपेयर करते हैं, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, या आपका आफ्टर डिसिजन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप समझो यहाँ पे। तो एक बार हम आई की वैल्यू निकालने वाले हैं एसोसिएशन के केस में, और एक बार निकालने वाले हैं डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन। तो ये वैल्यूज आप याद कर लो, बेटर रहेगा। निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते हम, छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन बेटर रहेगा आप याद करो। तो वैल्यू क्या होती है? आई इजकल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एल्फा। एल्फा क्या होता है आपका? आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। n का मतलब क्या? कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। n का मतलब क्या? कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। जैसे मैंने बोला an से na बन रहा है, तो ये वाला n है ये। ऐसे एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? मानो मैंने बोला na से क्या बन रहा है? an बन रहा है। फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे? i इजकल टू, वही सेम ही फॉर्मूला है, बस n की जगह क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा। ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। याद रखना डिसोसिएशन एसोसिएशन का फॉर्मूला, ठीक है? क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब आप ट्राई करो क्वेश्चंस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल B। ठीक है। रिलेशन बिटवीन मोलर मासेस बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ A एंड B। तो समझते हैं हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अच्छा ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। एक सोल्यूशन A है, एक सोल्यूशन क्या है हमारे पास? B है। सोल्यूशन A है और एक सोल्यूशन क्या है आपके पास? B है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम है। और दोनों में सॉल्वेंट क्या है आपका? वाटर। दोनों में सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो देखो दोनों का सॉल्वेंट वाटर है, तो ऑब्वियसली बात है टीबी नॉट दोनों का सेम होगा। तो आप बोल सकते हो डेल्टा टीबी जो है क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डेल्टा टीबी सेम रहने वाला है। अब डेल्टा टीबी होता क्या है? डेल्टा टीबी होता है आई के बी इंटू एम। क्या होता है डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी होता है आई के बी इंटू एम। तो आप क्या इक्वेट कर दो, अब इक्वेट करो आई के बी इंटू एम
किसके लिए? ए के लिए। एक चीज़ समझना, तो हमने एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ा था, तो हमने हमने वो पढ़ा था आपका वांट ऑफ फैक्टर। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उन सब में क्या करते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपका कोई मॉलिक्यूल है, मान लो एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो उससे क्या होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि हमने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हर जगह क्या कर देते हैं, हम आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ, यहाँ पे भी आई के बी इंटू एम मोलैलिटी है ना। तो अभी कुछ नहीं बोल रखा कि लाइक किस टाइप का नॉन वोलेटाइल बोल रखा है, कुछ नहीं बोल रखा। इसका मतलब कि आई को क्या मान लो, 1 मान लो। तब तक कुछ नहीं बोलता, आई को 1 मान लो। अब ये के बी जो होता है, के बी इसलिए डिफाइन करते हैं, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन करते हैं, तो के बी क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि के बी किसके लिए लेने वाले, वाटर के लिए लेने वाले हो। तो कहने का मतलब क्या है, मोलैलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ बी। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां मान लेते हैं हम 2% का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम में कितना है, 2 ग्राम। 8% का मतलब कितना हुआ, 100 ग्राम में कितना है, 8 ग्राम। निकालो यहां मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ ए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए। ऐसी मोल्स ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं बोलूं मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ऑफ बी। करो सॉल्व। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 2 ग्राम, तो 2 अपॉन मास ऑफ ए। ये कितना दे रखा है, 100 ग्राम, 100 अपॉन 1000 हो जाएगा, किलोग्राम में लोगे तो। ऐसे यहाँ पे इक्वेट करो, 8 अपॉन एम बी। ये भी कितना दे रखा है, सॉल्वेंट 100 ग्राम दे रखा, हमने अज्यूम किया है, किलोग्राम में लोगे तो 1000 हो जाएगा। तो दिख गया आपको ये वैल्यूज क्या हो रही, कट रही हैं। तो ये हमें मिला इन दी एंड 2 अपॉन एम ए इजिकल टू 8 अपॉन एम बी। 2 से गया 8, 4 बचा। तो एम बी कितना आ गया, एम बी इजिकल टू 4 टाइम्स एम ए आ गया। देखो कोई ऑप्शन आ रहा है एम बी इजिकल टू, हाँ। तो आपका आंसर क्या है बेटा, बी ऑप्शन है। जिन लोग का आ गया बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सही किया बिल्कुल, है ना। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको भी ट्राई करो। के बी अपॉन के एफ क्या पूछा उन्होंने, के बी अपॉन के एफ पूछा है। तो के बी अपॉन के एफ पूछा है, तो क्या करेंगे, कर लिया ट्राई, आप स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन लिखते हैं। पहले क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन दे रखा है, तो लगाओ डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम। तो आई के बारे में कुछ बताने लिखा ना, तो ग्लूकोज दे रखा है ना, ग्लूकोज का आई कितना होता है, ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक तो होता नहीं है कंपोनेंट्स में, तो आई 1 हो जाता है। जो कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं होते उनके लिए आई 1 हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बी कितना हो गया आपका, कितनी वैल्यू दे रखी है डेल्टा टी बी की, तो यहाँ पे ऐसा डेल्टा के, मैं फ्रीजिंग पॉइंट लिख लिया, डेल्टा के एफ कितना हो जाएगा, आई के एफ इंटू, सॉरी आई के एफ इंटू एम। दोनों को प्लेस करो। डेल्टा टी बी कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 केल्विन ना, डिफरेंस कितना देगा, 4 दे रखा है, इजकल टू के बी निकालना है हमें इंटू मोलैलिटी कितना दे रखा है, 1.5 मोलर, ठीक है। ऐसी डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, आपको दे रखा है क्या, 4, ये भी 4 ही दे रखा है, सेम ही दे रखा है, इजकल टू के एफ इंटू ये वैल्यू आई 4.5। अब क्या करो, उनको डिवाइड कर दो, हमें यही डिवीजन ही तो चाहिए हमें। तो 4 से 4 गया, ये कितना गया, 3 गया, तो ये आया 1 इजिकल टू के बी अपॉन के एफ इंटू 1/3। तो सॉल्व करो उसको, के बी अपॉन के एफ 1/3 राइट में गया, कितना गया, 3। तो हो गया आसान। तब ने डेल्टा टी बी का एक्सप्रेशन लिखा, डेल्टा टी एफ का एक्सप्रेशन लिखा, उसको सॉल्व किया हमारे हिसाब से, ठीक है। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। इसको भी करो। तो किसका क्वेश्चन है पहले ये बताओ, ये राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ का क्वेश्चन है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, एक्स ए पी ओ नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। क्या होता है, एक्स ए पी नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट।
देखो वैल्यूज दे रखी है क्या हमें, एक्स बी ए नॉट एक्स बी नॉट की, वेपर प्रेशर दे रखा है, या आप ऐसे ही बोल सकते हो क्या होता है पी टोटल क्या होता है, इट इज पी ए प्लस पी बी, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमें लेके रखा है वेपर प्रेशर ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स एट, ठीक है 50-50 दे रखा है, लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल ऑफ ए। तो हमें पी ए नोट दे रखा है, पी ए नोट कितना दे रखा है, मान लो ए को हमने, तो अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पी टोटल क्या हो गया आपका, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पी ए नोट दे रखा है हमें 50, और लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है 0.3 ए का है। तो बी कितना दे रखा है आपको 100 दे रखा है, कितना हो जाएगा इसका 0.7, तो ये हो गया 15 प्लस 70, ये हो गया 85। तो क्या पूछा आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द वेपर फेज, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, टोटल प्रेशर मिल गया, और टोटल प्रेशर में ये क्या है, ये क्या है पी ए, क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब जितना भी वेपर बना होगा, मतलब जितना भी वेपर बना होगा ना, उसमें ए का पार्शियल प्रेशर कितना है इतना, और बी का कितना है इतना। अब डाल्टन्स लॉ लाओ, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, टोटल प्रेशर जो होता है, या किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर मुझे किसका निकालना, बी का निकालना है ना, अगर मैं बोलूँ बी का जो पार्शियल प्रेशर आया होगा वो क्या आया होगा, टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, तो वेपर फेज में मैंने वाई भी मान लिया। सॉल्व करो इसके इधर, पी बी वैल्यू कितनी आई, ये आई 85, और पी टोटल कितना आया आपका, नहीं पी बी की वैल्यू आई 70, सॉरी पी बी की वैल्यू कितनी आई है 70 आई है ना, और पी टोटल कितना आया 85 इंटू वाई बी, क्या ये कट रहा है किसी से, चेक करो, 5 से काटा मैंने 14, 5 से काटा 15, 17 सॉरी, तो आपका वाई बी जो आ गया, वाई बी जो आ गया आपका, वाई बी जो आ गया 14/17 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है 14, ये आंसर आ गया बेटा आपका। तो समझे यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें लाइक प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है ए का। तो हमें बी का मिल गया मोल फ्रैक्शन, वहां से क्या निकाल लिया हमने, टोटल प्रेशर निकाल लिया, और टोटल प्रेशर निकालने से हमें क्या मिल गया, इंडिविजुअल वेपर में ए का कितना वेपर प्रेशर है, और बी का भी मुझे इंडिविजुअली पता लग गया। अब हमें क्या पता है, तो मुझे ए और बी का वेपर प्रेशर पता लग गया वेपर फेज में, लगा सकता हूँ डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या बोलता है, वेपर फेज में बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करेगा, इनटू टोटल प्रेशर करते हो वही होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वही मैंने अप्लाई कर दिया गैस फेज में, और पी भी पता है मुझे, और पी टोटल भी पता था, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। करो ये क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है हमसे, एटीएम में निकालना, आंसर किस निकालना, एटीएम में निकालना, आर की वैल्यू लेना अप्रोक्सीमेटली 1/12 ले लेना आर को, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी, सी क्या है मोलरिटी, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर इंटू आर इंटू टी। मोल्स कितने हो जाएंगे, 3 ग्राम है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मास कितना होता है 180 दे ही रखा है इन्होंने, वॉल्यूम दे रखा है क्या, वॉल्यूम इन्होंने 60 दे रखा है। अब डेंसिटी कुछ नहीं मेंशन कर रखी थी यहाँ पे, वॉल्यूम को आप क्या करो, सोल्यूशन कर लो, उसको क्या कर लो, सोल्यूशन कर लो बेटा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 60 ml ऑफ सोल्यूशन, 60 ml ऑफ सोल्यूशन, क्या कर लो 60 ml ऑफ सोल्यूशन कर लो, क्या कर लो 60 ml ऑफ सोल्यूशन कर लो। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वाटर है ना, वाटर डेंसिटी कितनी होती है 1 होती है, तो वही वाली बात हो गई, 60 ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, तो 60 ml ऑफ वाटर हो गया एक्चुअली। तो क्योंकि ये तो क्या है आपका सॉल्यूट है 3 ग्राम, तो वाटर में डालोगे तो लाइक डिजॉल्व हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया 60/1000, तो वॉल्यूम लीटर मिल गया। आर की वैल्यू कितनी है 1/12, टेम्परेचर कितना है 27 का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करो, 12 से गया 25, तो ये बचा 3/180 इंटू 60 इंटू 1000 इंटू 25
25 से गया, नहीं जाएगा ये, तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 5 टाइम्स, तो ये बचा आपका 125 डिवाइड बाय 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लेना बेटा। किस में आएगा आंसर? एटीएम में आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू किस में ली है? एटीएम में ली। तो डिपेंड करना है, देखो आपका जो प्रेशर आएगा ना, आपका जो प्रेशर आने वाला है वो आर की यूनिट पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। देख लेते हैं वो गलत तो नहीं किया। 60,000 ऊपर गया, 2 0 गए, 2 से 5 गया, 3 से 6 गया, 2 से 5 गया, 5 से बच्चे 125 और ठीक है। Which of the following qualitative property can provide molar mass of proteins, polypeptides and colloids with a greater precision? तो बताया था इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उनके लिए क्या यूज करते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं। डायरेक्टली आंसर यहां पे करो। ये आया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन, जिसमें हम वांट ऑफ फैक्टर निकालने वाले हैं। ट्राई करो इसको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सॉल्यूट दे रखा है, वो क्या कर रहा है? डायमराइज कर रहा है। तो कोई सॉल्यूट ए है, वो डायमराइज कर रहा है, तो A2 जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 7 ग्राम दे रखा है, वाटर में दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है, ठीक है, वाटर। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है आपको। तो आप क्या लगाओगे? डेल्टा टी एफ लगाओगे। डेल्टा टी एफ क्या होता है? डेल्टा टी एफ होता है आई के एफ इंटू एम। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप दिख रहा है आपको एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एसोसिएशन फॉर्मूला क्या होता था? आई इज इक्वल टू क्या होता है? 1 + 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू एल्फा, बताया था फॉर्मूला मैंने। अब एन कितना है? यहाँ पे 2 है, तो आई इज इक्वल टू कितना होगा? 1 + 1/2 माइनस 1 इंटू एल्फा, तो कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा/2। तो ये आई की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई आई की? 1 माइनस अल्फा/2। प्लेस हो रहा है यहाँ पे। डेल्टा टी एफ दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना है? 0.2। आई की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा/2। के एफ कितना दे रखा है? मुझे रखा है के एफ दे रखा है 1.86। और मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास कितना दे रखा है इसका? 93। ये तो हुआ मोल्स। ये तो क्या हुआ आपका? मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो सॉल्वेंट कितना है? 42 ग्राम वाटर है। केजी में करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व करना है। तो डेसिमल हटाया और ये वाला डेसिमल भी हटाया, तो 1000 गया, 93 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 21 टाइम्स, 7 से गया बेटा 3 टाइम्स। तो ये बना आपका 3 × 0.2 बना 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2। तो 1 माइनस अल्फा/2 बना आपका, सॉरी अल्फा/2 क्या? अल्फा/2 बना आपका 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4। तो अल्फा कितना बना? 0.8। मतलब आंसर क्या आ गया? 80% आ गया। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ना एसोसिएशन का या डिसोसिएशन का, आई का फॉर्मूला, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत इतनी अच्छी वैल्यूज दे रखी है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ रहा है, पूरा कैंसिल हो जा रहा है। करो ये क्वेश्चन। ये भी किस पे? राउट्स लॉ पे है। लगाओ। पी टोटल क्या होता है? एक्स से पी नॉट। तो एक्स से कितना दे रखा है? ए दे रखा है 0.7। ए का प्रेशर कितना दे रखा है? 200। एक्स भी कितना है? ऑब्वियसली बात है 0.3 बचेगा। कितना दे रखा है? 400। तो ये वैल्यू क्या आ गई? पी ए की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई? पी बी आ गया। सॉल्व करो इसको। यह आया 140 + 120, यह आया 260। अब क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन बी का पूछा। आई थिंक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। तो मोल फ्रैक्शन बी का क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे तो पार्शियल प्रेशर आएगा जो बी का। अब मैं क्या लगा? डाल्टन्स इक्वेशन लगा रहा हूँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर बी का आएगा, वो क्या आएगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज में लगा रहा हूँ डाल्टन्स लॉ। तो टोटल प्रेशर आ रहा होगा ना वेपर फेज में, बी का जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा वो
टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन है ना वेपर फेज में। तो पीबी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी आ रही है 120, पी टोटल आया 260 इंटू वाई बी। तो देखो 0 से 0 गया, 2 से 6 गया, 2 से 13 गया, तो वाई बी जो आपका आया है यह आया 6/13, 6/13, 13 4 जा 52, तो अपॉन 0.4 समथिंग आ रहा है। तो हाँ लास्ट वाला ऑप्शन बेटा यू आर गेटिंग, क्योंकि 4 जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन, आंसर क्या आ गया आपका, डी आ गया, डी ऑप्शन आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, अच्छे से करो, ये क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब आपका कंसेप्ट अच्छा है। यहाँ पे आओ, तो ये अब कॉन्सेप्ट ये आ गया आपका, हमने एक एसोसिएशन का किया था, यहाँ पे आ गया डिसोसिएशन का। अब ये क्या दे रखा है आपको, A2B3 दे रखा है और बता भी रखा है 60% आयन है, जिसका मतलब क्या अल्फा दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है 60% का मतलब क्या हुआ 0.6 हो गया। अब ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है एट 1 atm। ठीक है, केल्विन में पूछ रहा है। ठीक, तो डेल्टा टीवी लगाओ। डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी होता है आई के एफ इंटू एम, सॉरी आई के बी इंटू एम। कितना होगा आई के बी इंटू एम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। किसका हो रहा है, A2B3। अब देखो यहाँ पे, तो आई क्या होता है, आई होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा। 1 + n कितना हुआ है, 2 + 3 5, 5 - 1 अल्फा कितना है 0.6। तो ये हो गया आई हो गया 1 + 4 इंटू 0.6। या आई कितना आया 3.4, कितना आ गया आई 3.4। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा। ये तो किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा, इक्वल टू आई कितना आया 3.4, के बी कितना दे रखा है आपको 0.52, और मोलैलिटी जो दे रखा है 1 मोलर दे रखा है। सॉल्व करो उसको। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हमने 100 बना तो 373 केल्विन मान लिया, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करो, उसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई जल्दी से। 3.4 मल्टीप्लाई बाई 0.52, ये आ रहा है 1.76, 1.768 है ना। तो टीवी कितना आ गया, इसमें अगर हम ऐड करें, अगर इसमें ऐड कर रहे हैं 373 पॉइंट, अगर एग्जैक्ट ले 0.15, तो ये आ रहा है 374.868। अगर मैंने और एक्यूरेट ले लिया 373.15 ले लिया है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है ये आ रहा है 375 के लिए। कितना आ रहा है, यही आपका आंसर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मेन चीज़ तो है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भूलना मत कि वॉन्ट ऑफ इक्वेशन यूज करनी है, और एसोसिएशन और डिसीजन का फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो एन कितना हो गया, कितने लेख, तो टोटल कितने आइटम देखो यहाँ पे, ए के 2 हैं, बी के 3 हैं, टोटल एन कितना हो 5 हो गया। अल्फा दे रखा है आपको 60%। इसको भी करो, अच्छा क्वेश्चन है। An aqueous solution freezes at -0.08 Celsius, elevation in boiling point। ठीक है, के भी दे रखा है, के एफ दे रखा है, अच्छा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पूछा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट बता रखा है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है आपका, डेल्टा टी एफ होता है आई के एफ इंटू एम। कुछ नहीं बोल रखा तो इसका मतलब क्या है, आई को 1 ले लो आप। और डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी एफ ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू के एफ इंटू एम। कितना दे रखा है, इधर रखा है 0 माइनस का 0.186, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता। इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, यूज ही कर ले रहे हैं इंटू एम। तो मोलैलिटी जो आ गई आपकी ये आई 0.186 डिवाइड बाई 1.86। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.1। कितना आएगा, मोलैलिटी आपकी 0.1 आ गई। यही हमें चाहिए थी। पूछा क्या उसने पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी पूछा है। डेल्टा टीवी क्या होता है, के बी इंटू एम। के बी कितना है आपका
हाँ डेल्टा टी बी की टी बी पूछा, एलिवेशन ना डेल्टा टी बी पूछा आपसे। के बी दे रखा 0.512, मोलिलिटी आई 0.1, आपका आंसर है 0.0512 और डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर चेक करो, कोई है आंसर? हाँ ये वाला है आंसर। क्या आ गया बेटा? आपका ए आ गया, ठीक है। तो हमें डेल्टा टी एफ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि वाटर का तो जीरो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और आपको दे रखा है कितने में फ्रीज हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ निकाल लिया, और अब के एफ दे रखा है, उससे मोलिलिटी आ गई, मोलिलिटी यहाँ पे प्लेस कर दी बेटा, आपका आंसर आ गया। एक ये भी करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये किस पे बेस्ड है? ये आपका आरएलवीपी पे बेस्ड है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फाइनली एक क्वेश्चन आया हमारा, करो इसको। तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हमें अमाउंट दे रखा है, सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है, सॉल्वेंट का अमाउंट दे रखा है, तो ऐसा मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो आपका, तो 160 अपॉन 160 कितना आ गया? 1 मोल आ गया। मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले रहे, 54 अपॉन 18 कितना आ गया? 3 मोल आ गया। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया फिर? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स 1 + 3 कितना आ गया? 1/4। कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो पी नॉट, तो देखो हाँ, तो वाटर है ना, वाटर का पी नॉट कितना होता है? 720 होता है। कितना? 760 होता है वाटर का पी नॉट। कितना होता है? 760 होता है वाटर का प्योर वाटर का 1 ATM होता है ना, प्योर वाटर का कितना होता है? 1 ATM का मतलब कितना हुआ? अगर आप टॉर पे जाओगे 1 ATM का मतलब कितना हुआ? 760 टॉर। ये वाटर 1 ATM पे रहते हैं ना, प्रेशर कितना लेते हैं? 1 ATM मतलब कितना हुआ टॉर में? 760 टॉर हो गया, माइनस पी एस अपॉन 760 इज इक्वल टू 1/4। 4 से काटोगे तो ये कितना जाएगा? 19 4 देना, हाँ 190। तो 760 माइनस पी एस इज इक्वल टू 190। तो पी एस कितना आ गया आपका? 760 माइनस 190। चेक करो कोई वैल्यू ऐसी कुछ आ रही है क्या? तो ये आएगा 90 से 60 से 90 जाएगा तो 7, एक हासिल 6 में से गया 570 समथिंग, हाँ। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और तरीके से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस भी कर सकते हो आप, और आपका ये आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नॉट है आपका 760 माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये आया सॉल्यूट का 1 है, ये 3 है, यहाँ से भी करना सेम आंसर आएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमने आज सोल्यूशन कवर कर लिया है, इसको रिवाइज कर लो और एक सीट जो आपको मिलेगी उसको प्रैक्टिस कर लो, है ना। और टाइम को सही से यूटिलाइज करें, कैसे रिवाइज करना है वो सब चीज़ें भी ध्यान रखें, है ना। मॉक टेस्ट अच्छे से दें और टाइम को सही से यूटिलाइज करें, ठीक है। वेस्ट ना करें टेलीग्राम पे जाके चैटे करे पड़े, ठीक है। ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। ऑल द बेस्ट।